गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे द पावर ऑफ फोकस का हिंदी वर्जन, जिसको लिखा है जैक कैनफील्ड और उनके सह लेखक है मार्क विक्टर हैंसेन और लेस हैविट। आइए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ फोकस ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। जब आप इसको पूरा सुन लेंगे तो आपको सोचने का अंदाज पूरी तरह से बदल जाएगा। द पावर फोकस का पहला अध्याय, जिसका टाइटल है आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगी। आदत एक तार होती है, हम हर दिन एक धागा बुनते हैं और आखिर में उसे तोड़ नहीं पाते। इसे कहा है होरेस मन ने। मरियम सोसा समझ चुकी थी उसे एक फैसला करना है। ये रोजमर्रा का कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था जिन्हें हम सभी अपना जीवन जीने के दौरान करते हैं। ये जीवन बदलने वाला फैसला था, जो यह तय करने वाला था कि आपका परिवार अगले कुछ हफ्तों को झेल पाएगा या नहीं। पहाड़ों के बीच ग्रामीण कोलंबिया में रहने वाले मारिया का जीवन सादा और मितव्ययी था। वो मुर्गे पालती थी और उसे बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे अपने परिवार के लिए जरूरी चीजें खरीदती थी। उसका पति हुगी एक जमींदार के यहाँ काम करता था, जहाँ वो पशुओं को पालता और फसल उगाता था। उसके घर में बिजली नहीं थी, कहीं आना जाना घोड़े से होता था और सबसे नजदीकी शहर तक के सफर में 5 घंटे लगते थे। मारिया और हुगो के 3 बच्चे थे। 2 लड़के, एल्बर 11 साल, एक जुआन 9 साल और एक बेटी लुज 7 साल। नन्हे लुज को रेई सिंड्रोम था, जो एक वायरल इन्फेक्शन के बाद हुआ था। दुख इस बात का था, इस दुर्लभ बीमारी के कारण उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था और ये एक ऐसी दिव्यांगता का शिकार हो चुकी थी जिसने उसे व्हील चेयर तक सीमित कर दिया था। अपनी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मारिया ने हाल ही में एक लड़के को जन्म दिया था। वो नवजात परिवार के साथ महज 3 हफ्ते का छोटा समय गुजार कर इस दुनिया से चला गया। इस घटना से हुगो को ऐसा सदमा लगा कि उसे लकवा मार गया, जिससे वो अब बोल नहीं पाता था और किसी तरह पैर घसीटकर चल पाता था। उसे दिमागी तौर पर भी नुकसान हुआ था, जिससे वो अब काम नहीं कर पाता था। मारिया के लिए जैसे इतना झेलना ही कम था कि मारिया को एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ा। एक स्थानीय आतंकवादी गुट पास के जंगलों में सक्रिय था, जिसकी पसंदीदा चाल थी विदेशियों का अपहरण करना और उनकी रिहाई के लिए बड़े फिरौती मांगना। वे बच्चों को भी अपना अगवा कर लेते थे ताकि उन्हें आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे सके। इसके साथ ही वे स्थानीय लोगों से पैसा भी मांगते थे। अक्सर जब भी वे अचानक आ धमकते तो मारिया को अपने चिकन के पैसों में से आधे पैसे उन्हें देने पड़ते थे। एक दिन वे पैसों के अलावा भी कुछ चाहते थे। उनके निशाने पर था बालक एल्बर, जिसे वे जंगल में अपने दल में शामिल होने के युवा उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे। मारिया चीख उठी और उनके सामने गिड़गिड़ाई, इसे मत ले जाओ, ये मेरा बेटा है। शुक्र था कि वे मान गए। ये मारिया के लिए निर्णायक पल था, वो पल जब वह अपने सहज ज्ञान पर विश्वास होता है, जब आप इसकी परवाह नहीं करते या नहीं जानते कि इसका नतीजा क्या होगा। आप बस इतना जानते हैं, आपको तुरंत कुछ करना होगा। ये ऐसा विकल्प था जो मारिया के भविष्य को बदल सकता था। झटपट उसने कुछ सामान समेटा, सबको साथ लिया और रात के अंधेरे में किसी तरह अपने रोगग्रस्त परिवार को पहाड़ों के रास्ते ले जाते हुए एक छोटे से शहर तक पहुंची। रात भर की पैदल यात्रा धीमी और कठिन थी। उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना था कि किसी प्रकार का शोर ना करे, ताकि आतंकवादी तक उनकी आवाज ना पहुंच पाए। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उनसे ही मारिया और उनका थका मांदा परिवार वेनेजुएला की सीमा तक के लिए एक बस में सवार हुआ। उस रास्ते पर कई चेक पोस्ट थे और चूंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए मारिया को संतरियों को उन्हें जाने देने के लिए राजी करने में अपने समझाने के सारे कौशल का इस्तेमाल करना पड़ा। उसका पति होगी काफी बीमार था। एक स्थानीय महिला ने उनकी तकलीफ को देखा। उनकी बेटी कोलंबिया में रहती थी। उनकी तकलीफ को देखकर उसने उनके रहने का बंदोबस्त अपने साथ काराकास में कर दिया। विभिन्न दूतावासों में शरणार्थी के दर्जे की अर्जी देने के महीनों बाद आखिरकार एक रास्ता खुला। कनाडा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। मारिया को पता तक नहीं था कि कनाडा है कहाँ
और अपने जीवन में कभी विमान में सफर नहीं किया था। कुछ दिनों बाद वो और उनका परिवार टोरंटो पहुंचा। वहां जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वे सभी एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प कर चुके थे। जब ये सब लिखा जा रहा था तब उसके दोनों लड़के स्कूल में अच्छा कर रहे थे। मारिया धीरे धीरे अंग्रेजी सीख रही है और उसकी बेटी लूज चलने लगी है, जिसका श्रेय कुछ बेहद कुशल डॉक्टरों और नर्सों को जाता है। उनका जीवन चुनौतियों से भरा और हर दिन नया संघर्ष सामने आता है, लेकिन मारिया की आंखों में हर उस व्यक्ति के लिए असीम आभार दिखता है जिनसे वो मिलती है। हम सभी उन निर्णायक पलों से गुजरते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर तरीके से बदल सकते हैं, बशर्ते हम डर से आगे बढ़े और फिर साहस व संकल्प के साथ फोकस करते हुए चलते रहें। क्या आपके सामने कोई निर्णायक पल है जिसमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है? आपकी परिस्थिति भी मारिया जितनी ही आकस्मिक हो सकती है, हालांकि मायने ये नहीं रखता कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। अज्ञात की दिशा में भी साहस के साथ कदम बढ़ाएं और खुद पर भरोसा रखिए। फिर देखिए, आपका साहस सहज ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। आपका विश्वास जब मजबूत होता है और काम ऐसा जिसे रोका ना जा सके, तो एक अदृश्य शक्ति आपकी सहायता करती है, जिसे कई लोग दैवी हस्तक्षेप कहते हैं, और वो आपके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर देती है। आपकी राह स्पष्ट और सुलभ हो जाती है। ना जाने कौन सा बड़ा इनाम आपका इंतजार कर रहा हो जब आप उत्साहपूर्वक केंद्रीय कार्रवाई की आदत डाल लेते हैं। लेकिन मारिया की तरह आपने एक बार संकल्प ले लिया तो कभी पीछे नहीं मुड़ना है, बस आगे और ऊपर ही बढ़ते जाना है। मारिया की कहानी जहां प्रेरणादायी है, वहीं इसे ग्रहण किया जाने वाला एक संदेश है जो महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं होता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं और हर परिस्थिति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर आप में हमेशा ही गलत चुनाव करने की आदत है तो अक्सर मुसीबतें आती रहती हैं। आपके हर दिन के चुनाव आखिरकार ये तय करते हैं कि आप संपन्न जीवन जीते हैं या अभावग्रस्त जीवन। हालांकि जीवन कभी अवसरों के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करता। आपको एक आसान सी तस्वीर से बताएं तो कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सफेद लंबी प्लास्टिक चैन है जो 20 फीट लंबी है। यह चैन सैकड़ों अलग अलग कड़ियों से बनी है जो आपस में जुड़ी है। अब कल्पना कीजिए कि हर लिंक एक गलत चुनाव है, हर गलत चुनाव दूसरे गलत चुनाव से जुड़ा है। सारे गलत चुनाव मिलकर आखिर में एक बुरी आदत बन जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपने इस प्लास्टिक चैन को अपने हाथों को ऊपर उठाकर पकड़ रखा है और आप चैन को अपने हाथों से गुजारते हैं, जिसमें पहली कड़ी के चैन के बीच की कड़ी तक पहुंचते हैं। जो आखिरी कड़ी गुजरती है वो पहली कड़ी से अलग नहीं दिखती या किसी बुरी आदत के जैसी ही होती है। हमें कुछ भी बदलता नहीं दिखता, कोई नकारात्मक नतीजा भी नहीं दिखता। यह समय हफ्तों या महीनों लंबा हो सकता है। चैन को तब तक गुजरते जाइए जब तक कि आप अंत तक ना पहुंच जाएं, जो वर्षों के बराबर है। अचानक आपको उस चैन में एक बहुत बड़ी गांठ नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि उसे क्या कहा जाता है? एक संकट, हार्ट अटैक, घर का टूटना, तलाक, और आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। लगातार किए जाने वाले चुनाव आपकी आदतों की बुनियाद बनते हैं, जिससे आप अगले कुछ पलों के जरिए समझ जाएंगे, और आपका भविष्य किस प्रकार सामने आता है उसमें आपकी आदतों की एक बड़ी भूमिका होती है। इसमें आपकी वैसी आदतें शामिल होती रहती हैं जिन्हें आप हर दिन व्यवसायिक जगत में दिखते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार भी होते हैं जिन्हें आप अपने निजी जीवन में दिखाते हैं। इस पूरी पुस्तक के दौरान आपको ऐसी रणनीतियां मिलेंगी जिन्हें अपने काम पर और घर पर दोनों में ही लागू किया जा सकता है। आपको ये करना है और उन सभी की समीक्षा करने हैं और उन्हें लागू करना है जो आपको सबसे अधिक लाभ देंगे। वैसे बता दें कि सारी रणनीतियां पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से अच्छी तरह काम करती है। वे किसी विशेष लिंग से जुड़ी नहीं है। यदि आपने गौर नहीं किया तो बता दें कि आज बाजार में जो सबसे दिलचस्प परिवर्तन आया है वो महिला उद्यमियों में तेजी से इजाफा। इस अध्याय में हमने आदतों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को रखा है। पहले आप ये जानेंगे कि आदतें वास्तव में किस प्रकार काम करती हैं। फिर आप जानेंगे कि बुरी आदतों का पता कैसे लगाएं और उन्हें कैसे बदलें। इससे आपको अपनी विशेष आदतों को जानने और यह तय करने का अवसर मिलेगा
कि कौन सी आदतें उपयोगी हैं और कौन सी अनुपयोगी। आखिर में हम एक अनोखा सफल आदतों का फार्मूला बताएंगे जो आपको अपनी बुरी आदतों को सफल आदतों में बदलने में मदद करेगा। इस तकनीक में सुनिश्चित होता है कि आप इस पर फोकस करेंगे जो कारगर है, ना कि उस पर जो नहीं है। लगातार किए जाने वाले चुनाव आपकी आदतों को बुनियाद बनते हैं, जिसे आप अगले कुछ पन्नों के जरिए समझ जाएंगे, और आपका भविष्य जिस प्रकार सामने आता है उसमें आपकी आदतों की एक बड़ी भूमिका होती है। इसमें आपकी वैसी आदतें शामिल रहती हैं जिन्हें आप हर दिन व्यवहारिक जमात में दिखते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार भी होते हैं जिन्हें आप अपने निजी जीवन में दिखाते हैं। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं, असफल लोगों की असफल आदतें ऐसी नहीं होती हैं। आदतें वास्तव में कैसे काम करती हैं? आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगी। आदत क्या होती है? सरल शब्दों में कहें तो आदत एक ऐसी चीज होती है जिसे आप इतनी बार करते हैं कि वो आसान हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह ऐसा व्यवहार है जिसे आप दोहराते रहते हैं। यदि आप किसी नए व्यवहार को बढ़ाते रहने में जुटे रहते हैं तो आखिर में स्वचालित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार को आमतौर पर गियर बदलने के तरीके से सीखते हैं तो शुरुआती सबक अक्सर दिलचस्प होते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये समझने में आती है कि क्लच और एक्सीलेटर पैडल के बीच अच्छा तालमेल कैसे बिठाएं कि आप आसानी से गियर बदल सकें। अगर आप क्लच को तुरंत छोड़ देंगे तो कार रुक जाएगी। अगर आप क्लच को छोड़ देंगे तो बिना एक्सीलेटर को बहुत कुछ ज़्यादा दबाएंगे तो इंजन जोर से आवाज़ करेगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी कार सड़क पर कंगारू की तरह उछलती है, आगे बढ़ती है और रुक जाती है क्योंकि नया ड्राइवर पैडलों से जूझता रहता है। हालांकि अभ्यास करने के से गियर बदलना आसान हो जाता है और आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये समझने में आती है कि क्लच और एक्सीलेटर पैडल के बीच अच्छा तालमेल कैसे बिठाए कि आप आसानी से गियर बदल सके। अगर आप क्लच को तुरंत छोड़ देंगे तो कार रुक जाएगी। लेस बरसों तक मैं गोल्फ खेलते खेलते माहिर हो गया था। इसका सबूत थे मेरे स्कोर। मैं कई होल में 8 या 9 अंक ले लेता था और 100 से भी ज्यादा के स्कोर पर खत्म करता था। कभी कभी मैंने प्रशिक्षण लिया और थोड़ा सुधार देखा, फिर मैं कई महीनों तक नहीं खेलता था और एक अच्छा स्कोर बनाने की उम्मीद रखता था। इसे कहते हैं भरम में जीना। फिर मैंने 90 का स्कोर लगातार बनाते रहने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए मैंने कई नई आदतें बनाने का फैसला किया। हर दिन थोड़ा अभ्यास, चोटी के खिलाड़ियों का अध्ययन, नियमित सबक लेना और हफ्ते में 2 दिन खेलना। ये काम कर रहा है। मैंने अभी अभी 86 का स्कोर बनाया है। अच्छी खबर यह है, आप जब चाहें अपने आप को नए सांचे में ढाल सकते हैं। अगर आप पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो इसे जानना जरूरी है। चलिए मान लेते हैं आपको पैसों की तंगी से आज़ादी चाहिए, तो क्या ये सही नहीं होगा कि पैसों के लेकर आपकी आदतों का पता लगाया जाए? क्या आपकी आदत है कि आप सबसे पहले हर महीने अपने आप को पैसे दें? क्या आप निरंतर रूप से अपने आप का अपने आय का कम से कम 10% बचाते हैं और उसका निवेश करते हैं? इसका उत्तर या तो हाँ होगा या तो नहीं। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यहाँ मूल मंत्र है निरंतरता। इसका मतलब है हर महीने, और हर महीने की बात एक अच्छी आदत है। कई लोग अपने पैसों को बढ़ाने के मामले में माहिर होते हैं, उनमें काफी निरंतरता होती है। मान लीजिए आपने बचत और निवेश का कार्यक्रम शुरू किया। पहले 6 महीने तक आप पूरी ईमानदारी से अपनी आय का 10% प्लान के हिसाब से अलग निकाल देते हैं। फिर कुछ न कुछ हो जाता है, आप छुट्टी मनाने के लिए पैसे उधार लेते हैं और खुद से कहते हैं अगले कुछ महीनों में आप हिसाब ठीक कर लेंगे। बेशक आप ऐसा नहीं करते और पैसों की तंगी से आजादी का आपका कार्यक्रम रफ्तार पकड़ने से पहले ही धराशायी हो जाता है। इसका समाधान है निरपवाद नीति। दूसरे शब्दों में, आप हर दिन अपने आप को बेहतर वित्तीय भविष्य देने का संकल्प लेते हैं। ये 2 तरह के लोगों को अलग करता है। एक वे जिनके पास है और दूसरे वे जिनके पास नहीं है। निर्णायक कार्रवाई करना शीर्षक के अध्याय 9 में मैं आपको धन के सृजन पर काफी कुछ सीखेंगे। चलिए अब एक दूसरी परिस्थिति पर गौर करते हैं। अगर आपकी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य को बेहतरीन रखना काफी ऊपर है
तो अपने आप को सही आकार में रखने के लिए आपको हर हफ्ते कम से कम 3 बार व्यायाम करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ निरपवाद नीति का मतलब होगा कि व्यायाम की आदत को आप हर हाल में बनाए रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप दूरगामी लाभों का महत्व समझते हैं। जो लोग बदल जाने में माहिर होते हैं वे कुछ हफ्ते या महीनों बाद इसे छोड़ देते हैं और आमतौर पर उनके पास बहानों की लंबी सूची होती है क्यों उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। अगर आप खुद को भीड़ से अलग करना और अनोखी जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे समझिए। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करेंगी। ये काफी महत्व रखता है। याद रखिए, सफल लोग गलती से चोटी पर नहीं पहुंचते हैं। इसके लिए एकाग्रचित कार्रवाई, व्यक्तिगत अनुशासन और हर दिन चीजों को करने के लिए ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज से ही आप जैसी आदतें बनाते हैं वे आखिर में तय करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। अमीरों जैसा या गरीबों जैसा, स्वस्थ या अस्वस्थ, संतुष्ट या असंतुष्ट, खुश या नाखुश, ये फैसला आपका है। इसलिए सोच समझ कर लीजिए। आपकी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता तय करेंगी। आज कई लोग अपने जीवन शैली को लेकर चिंतित रहते हैं। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती है, मैं बेहतर जीवन जीना चाहता हूं या मैं बस जीवन को सरल बनाना चाहता हूं। हाल ही में मैं कई लोगों से शेयर बाजार में या तबाही मचाने वाला वित्तीय नुकसान झेला या मकान की किस्त चुकाने में लुट गए। ऐसा लगता है जैसे धन दौलत कमाने की अंधाधुंध होड़ लगी है और तथाकथित सफल जीवन के सारे फंदे आप गले में फांस चुके हैं। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे समझ लेना चाहिए। सही मायने में अमीर होने का मतलब केवल पैसों की तंगी से आजादी नहीं है, बल्कि अच्छे व सार्थक संबंध बनाना, अपनी सेहत को बेहतर करना और अपने कैरियर तथा व्यक्तिगत जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाना है। अपने मन या सोच को अच्छा बनाना भी अनिवार्य है। इसकी तलाश और विस्तार में समय लगता है। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आप अपने बारे में जितना जानेंगे, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आपका सही उद्देश्य क्या है और आप कैसा जीना चाहते हैं, आपका जीवन उतना ही प्रवाही बनेगा। हर हफ्ते महज कड़ी मेहनत करने या अपने नौकरी की चिंता करने के बजाय आप सहज ज्ञान के आधार पर बेहतर चुनाव करने लगेंगे और अपने अंदर की आवाज से ही जान जाएंगे कि क्या करना सही होगा। जागरूकता का हर उच्च स्तर है। ये उच्च स्तर है जो आपके रोजाना के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। 10वें अध्याय उद्देश्य के साथ जीना और काम करना में हम आपको एक अनोखी प्रणाली से परिचित कराएंगे जो आपके लिए इन सारी बातों को संभव बनाएगी। अपने विकल्पों का बार बार आकलन करने की अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। आपकी बुरी आदतों का नतीजा जीवन में बहुत बाद में ही सामने आता है। कृपया अगले 2 पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह सतर्क हैं। अगर नहीं है तो हो जाइए और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारिए ताकि आप इस मौलिक अवधारणा के महत्व को समझने में चूक ना जाए। पहले से कहीं अधिक लोग सब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। वैसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका खर्च उठा नहीं सकते और उसका भुगतान जहां तक संभव हो टालते जाते हैं। कार, फर्नीचर, उपकरण, मनोरंजन के सिस्टम या अत्याधुनिक खिलौना, ऐसे ही कुछ चीजें हैं। ऐसा करने की आदत जिन लोगों को होती है वे हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। अक्सर अगले महीने तक नया भुगतान खड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप कई घंटों तक काम करने या खर्चा पूरा करने के लिए एक और नौकरी करने की जरूरत पड़ती है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। अगर आपके खर्चे लगातार आपकी आमदनी से ज्यादा होते हैं तो इसका एक अंतिम नतीजा निकलता है। इसे कंगाली या दिवालियापन कहते हैं। आपको जब एक असाध्य बुरी आदत पड़ जाती है तो जीवन अंततः आपको इसके नतीजे भी दे देता है और आपको ऐसे नतीजे अच्छे नहीं लगेंगे। आपको वास्तव में जो बात समझनी है वो ये रही, जीवन फिर भी आपके नतीजे देगा, आप चाहें या ना चाहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि आप चीजों को निश्चित तरीके से करते रहेंगे तो हमेशा उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे पाएंगे। नकारात्मक आदतों के नतीजे नकारात्मक होते हैं,
सफल आदतों से सकारात्मक पुरस्कार मिलते हैं। जीवन है ही ऐसा। और दुर्भाग्य से वर्ष 2008 की महान मंदी में करोड़ों अमेरिकियों को इस मौलिक सच्चाई की वास्तविकता का पता चल गया। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर आप दीर्घायु का आनंद लेना चाहते हैं तो आप में स्वस्थ आदतें होने चाहिए। यहाँ अच्छे पोषण, व्यायाम और दीर्घायु पर अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हकीकत क्या है? पश्चिमी जगत में अधिकांश आबादी जरूरत से ज्यादा वजनदार, जरूरत से कम व्यायाम करने की और अल्प पोषित है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके साथ ही अभी में जीने का रवैया भी है जिसमें भविष्य के परिणामों पर जरा भी विचार नहीं किया जाता है। जब बात सेहत की आती है तो एक लंबी सूची है। उनमें से दो तरह के हैं। सप्ताह के 7 दिन 14 घंटे काम करने से आखिरकार शरीर जवाब दे जाएगा। आप जब रोजाना की आदत के तौर पर फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं तो तनाव के साथ साथ अधिक कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक और लकवा का खतरा बढ़ जाता है। ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले नतीजे हैं। फिर भी लोग सामने दिख रहे खतरे को नजरअंदाज करते हैं और बिना इस बात की चिंता किए मस्ती में जीते रहते हैं कि एक बड़ा संकट बस आने ही वाला है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 के अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 8.2 करोड़ से भी अधिक लोगों के दिल की बीमारी की गहरी आशंका है। वर्ष 2007 में इसका खर्च 286 अरब डॉलर से भी अधिक था। संबंधों पर नजर डालिए। शादी पर संकट खड़ा है जिसमें लगभग 50% शादियां तलाक पर जाकर खत्म होती हैं। अगर आपके भीतर संबंधों को समय, ऊर्जा और प्रेम से तरसने की आदत है तो आप सुखद नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बात जब पैसों की आती है तो अपनी बुरी आदतों के कारण आप बाद के वर्षों में कभी ना खत्म होने वाला काम के चक्कर में फंस सकते हैं। जब आपके काम के बजाय मौज मस्ती में ज्यादा समय बिताना चाहिए। अब यहाँ सच में कुछ अच्छी खबर है। आप नकारात्मक नतीजों को सकारात्मक इनाम में बस अपने आदतों को अभी बदलकर कर सकते हैं। जैक, व्यक्तिगत रूप से मेरी सबसे अच्छी नई आदत है ज्यादा से ज्यादा सोना। मैं लंबे समय तक 6.5 घंटे की नींद के साथ सो रहा था क्योंकि मैं इतना ही सो सकता था। 6.5 घंटे से 8 घंटे की नींद के बीच ही मनुष्य का विकास करने वाला हार्मोन सक्रिय होते हैं जो शरीर को जवान रखते हुए मांसपेशियों का भी निर्माण करते हैं। वही आखिरी 1.5 घंटा होता है जब शरीर अब सबसे अधिक सफाई करता है। शरीर की प्रतिरोधी क्षमता प्रणाली शरीर के घाव भरने का अधिकांश काम गहरी नींद में करती है। इसलिए मैंने अभी अभी ज्यादा सोने का संकल्प लिया है। मैं अब रात 11 बजे बिस्तर पर जाऊंगा और सुबह 7 बजे सोकर उठूंगा, बजाय इसके कि रात 1 बजे सोने जाऊं और सुबह 7 बजे उठ सकूं। दूसरी बड़ी आदत यह होगी, मैं पहले से ज्यादा मिलना जुलना करूंगा। मैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ने और इंटरनेट पर सर्च करने में इतना व्यस्त रहता था कि मैं संबंधों को बना नहीं रहा था। अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो आप में संबंधों को गहरा बनाने की क्षमता पैदा नहीं होगी। अगर आप अपने सबसे अहम रिश्तों को बढ़ाते रहेंगे तो जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े होगी तो आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें केवल जरूरत के समय उनसे बात नहीं कर रहे होंगे। आज की दुनिया में एक अन्य अनिवार्य कारोबारी आदत यह होनी चाहिए कि लोग अच्छी तरह किस्सा गोई करें। सेल्स के बड़े लोग और बड़े बड़े सीईओ कहानी सुनाना जानते हैं, क्योंकि एक कहानी किसी व्यक्ति के दिमाग से जुड़ती है। मुझे याद है जब मेरे पिता ने मुझे उस शख्स की कहानी सुनाई थी जिसने नेशनल कैश रजिस्टर की शुरुआत की थी। वो कंपनी जहां मेरे पिता काम करते थे वो अपने कुछ संभावित जापानी निवेशकों को अपने कैश रजिस्टर दिखा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे उनमें से कुछ खरीद लेंगे। वे पुराने किस्म के कैश रजिस्टर थे जिसमें आपको पुराने टाइपराइटर्स की तरह बटन को दबाना पड़ता था। ड्राइवर उछल कर खुलता था और नंबर ऊपर ग्लास पर दिखते थे। उसका मालिक उन लोगों को दिखा रहा था कि वो कैसे काम करता है और वो चालू नहीं हुआ। पास में उसे एक हथौड़ा दिखा जैसे उसने उठाया और उस कैश रजिस्टर को मार मार कर कचूमर निकाल दिया। फिर उसने कहा, एनसीआर में जो कैश रजिस्टर काम नहीं करते हम उनका यही हाल करते हैं। वे इस बिल्डिंग के
कभी निकल नहीं पाते। आप इस कहानी को ये बताने के लिए सुनते हैं कि आप उत्कृष्टता के प्रति समर्पित हैं। सफल आदतों को बनाने में वक्त लगता है, किसी आदत को बदलने में कितना वक्त लगता है? इस सवाल के सबसे सामान्य उत्तर है 21 दिन या 3 से 4 हफ्ते। ये शायद आपके व्यवहार में छोटे मोटे सुधार के लिए नहीं है। आप ये पाएंगे कि नई आदत के साथ 21 दिन से लेकर 3 महीने अनुभव आते आते आपके लिए उसे करना आसान हो जाता है और छोड़ना मुश्किल। किसी आदत को बदलने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपने उसे कितने समय तक अपना रखा था। अगर आप किसी चीज को लगातार 30 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और आप कुछ हफ्तों में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि किसी पुरानी आदत की जड़ें लंबी और गहरी होती हैं। ये अनेक रेशों वाले फाइबर को तोड़ने जैसा होता है, जिससे समय के साथ खुद को एक मजबूत रस्से में ढाल लिया है। लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले जानते हैं कि निकोटीन की आदत छोड़ना कितना मुश्किल होता है। कई लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते, जबकि उन्हें साफ साफ पता चल जाता है कि धूम्रपान से उनका जीवन काफी कम हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों का मनोबल लंबे समय तक कम रहा है, वे अपने आप को जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ दुनिया का मुकाबला करने वाले व्यक्ति में नहीं बदल सकते, वो भी 21 दिनों में। विश्वास की सकारात्मक प्रणाली विकसित करने में 1 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। इन परिवर्तनों से आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी दोनों ही प्रभावित हो सकती है। आदतों को बदलने में एक महत्वपूर्ण पहलू पुराने ढर्रे पर फिर से लौट जाने की आशंका होती है। यह तब हो सकता है जब तनाव का स्तर बढ़ता है या कोई अप्रत्याशित संकट खड़ा हो जाता है। नई आदत में इन परिस्थितियों को सहने की ताकत नहीं होगी और इसके लिए अधिक समय, ऊर्जा एवं प्रयास की आवश्यकता होती है। निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर प्रक्रिया के लिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं ताकि हर बार एक जैसा परिणाम मिले। आप भी ऐसे ही विफलता से मुक्त प्रणाली बना सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है और ये प्रयास पैसा वसूल होता है, जैसा कि आप जल्द देखने वाले हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर साल केवल 4 आदतों को बदल पाते हैं, आज से 5 साल बाद आपकी 20 नई सकारात्मक आदतें होंगी। अब सवाल यह है, क्या 20 नई सकारात्मक आदतों से आपके परिणामों पर कोई फर्क पड़ता है? बेशक पड़ता है। बेसफल आदतों से आपके पास वो सारा पैसा आएगा जिसकी आपको जरूरत है या आप जिसे चाहते हैं। शानदार प्यार भरे रिश्ते बनेंगे, स्वस्थ एवं अधिक ऊर्जावान शरीर होगा और इनके साथ ही हर तरह के नए अवसर मिलेंगे। और अगर आप हर साल 4 से अधिक नई आदतें बनाते हैं तो क्या होगा? संभावनाओं पर सोच के देखिए। हमारे रोजाना के 47% तक व्यवहार आदतन होते हैं लेस। मुझे याद आता है, अक्सर मुझसे कार की चाबियां गुम हो जाती थी। शाम को घर लौटने पर मैं कार को गैरेज में खड़ा करता था, घर में घुसता था और चाबियां उछालकर फेंक देता था, चाहे वे कहीं भी जाकर क्यों ना गिरे। बाद में जब मैं किसी से मिलने बाहर निकलता था तो बेशक मुझे अपनी चाबियां नहीं मिलती थी। जब मैं अपनी चाबियों की तलाश सरगर्मी से करता था तब मेरे तनाव का स्तर काफी बढ़ जाता था और आखिर में जब मेरी चाबियां मिलती थी तो मैं मीटिंग के लिए भागता था और 25 मिनट की देरी से पहुंचता था। ये एक ऐसे रवैये के कारण हो सकता था जिसे सकारात्मक नहीं कह सकते। बार बार पैदा होने वाली इस समस्या का इलाज आसान था। एक दिन मैंने गैराज के दरवाजे के सामने दीवार पर लकड़ी की एक तख्ती की कील ठोक दी। उसमें मैंने 2 हुक लगाए और छोटा सा लेबल भी जिस पर लिखा था चाबियां। अगले दिन शाम को मैं जब घर आया तो चाबियां रखने की अपने नई जगह से होकर गुजर गया और उन्हें फिर से कमरे के किसी कोने में उछाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा यही से किया था। मुझे अपने अंदर उस दीवार पर चाबियां टांगने की आदत पैदा करने में पूरे 30 दिन लग गए। अब मेरे दिमाग में यह संदेश आने लगा, मुझे लगता है हम अब कुछ अलग कर रहे हैं और एक नई आदत आखिरकार बन गई थी। अब मैं अपनी चाबियां गुम नहीं करता, लेकिन अपने आप पर काबू पाने के लिए मुझे काफी प्रयास करना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया, हमारी रोजाना की कई गतिविधियां बस रूटीन होती है। आप सुबह जब उठते हैं और जब रात को सोने नहीं जाते तब तक ऐसे सैकड़ों काम होते हैं जिन्हें आप एक ही तरीके से करते हैं। इनमें आपके कपड़े पहनने का तरीका, नाश्ता करना, ब्रश करना, ऑफिस जाना, लोगों का अभिवादन करना, अपने डेस्क को व्यवस्थित करना,
मेल्स चेक करना, मुलाकातों को तय करना, प्रोजेक्ट पर काम करना, मीटिंग में जाना, फ़ोन उठाना वगैरह वगैरह शामिल है। यदि आप बरसों से इस गतिविधियों को कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ आदतें हैं जो जड़ें जमा चुकी हैं। वे आपके जीवन के हर पहलू में मौजूद रहती है, जिनमें आपका काम, परिवार, आय, स्वास्थ्य, संबंध तथा और भी बहुत कुछ शामिल है। इन आदतों को कुल जोड़ तय करता है कि आपका जीवन किस प्रकार चलता है। सरल शब्दों में कहे तो यह आपका सामान्य व्यवहार होता है। आदतों का आदी होने के कारण हमारा व्यवहार काफी अनुमानित होता है। कई तरीके से अच्छा है, क्योंकि दूसरे लोग हमें विश्वास पात्र, भरोसेमंद और स्थिर मान सकते हैं। यह दिलचस्प है कि जो लोग अप्रत्याशित होते हैं, उनमें एक आदत भी होती है अस्थिरता की। हालांकि कुछ ज्यादा ही रूटीन से निश्चिंतता आ जाती है और जीवन उबाऊ हो जाता है। हम जितनी क्षमता रखते हैं, उससे कम पर ही संतोष कर लेते हैं। वास्तव में अपने व्यवहार के अनुसार कई सारी सामान्य गतिविधियां हम अनायास ही करते हैं, बिना सोचे समझे। मुद्दे की बात यह है, आपके हर दिन के सामान्य व्यवहार का आपके जीवन के परिणामों से काफी लेना देना होता है। यदि आप इन परिणामों से खुश नहीं हैं, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। आपके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा जब तक उसे आप नहीं बदलते। एक बार जब कोई नई आदत बन जाती है, तो वो आपका नया सामान्य व्यवहार हो जाती है। ये खबर जबरदस्त है। अपने वर्तमान व्यवहार पर किसी नई आदत को डालकर आप नई चीजों को करने का एकदम नया तरीका बना सकते हैं। ये नया सामान्य व्यवहार फिर आपके प्रदर्शन और उत्पादकता का नया पैमाना बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, आप बस अपनी पुरानी आदतों को नई सफल आदतों के साथ बदलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर मीटिंग में देरी से पहुंचते हैं, तो शायद आपके तनाव का स्तर ऊंचा रहता है और आपको लगता है आपने तैयारी नहीं की है। इसमें सुधार के लिए संकल्प कीजिए कि आप अगले 4 हफ्ते तक हर मुलाकात के लिए तय समय से 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। अगर आप अपने भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का अनुशासन ला सके, तो आप 2 चीजें देखेंगे। पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह मुश्किल होगा। असल में आपको अपने आप को सही रास्ते पर रखने के लिए मन ही मन डांट लगानी पड़ेगी। दूसरा, आप जितनी सही समय पर पहुंचेंगे, चीजें उतनी आसानी हो जाएंगी। फिर एक दिन यह सामान्य व्यवहार बन जाता है। ये फिर से प्रोग्राम किए जाने जैसा होता है और आप पाएंगे कि इस नए प्रोग्राम के फायदे पुराने के नतीजों को काफी पीछे छोड़ रहे हैं। एक व्यवहार में व्यवस्थित रूप से सुधार लाकर आप अपनी पूरे जीवन शैली को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकते हैं। इसमें आपके स्वास्थ्य, आय, संबंध और मस्ती के लिए अतिरिक्त समय शामिल रहता है। मार्क, स्वास्थ्य संबंधी आदतों के संबंध में मैं पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा फिट हूं। अब मैं पहले से ज्यादा सावधान रहता हूं, जिसका श्रेय मेरी पत्नी क्रिस्टल की कुशलता और सहयोग को जाता है। मैं पहले से ज्यादा सहज रहता हूं और मेरा शरीर किस प्रकार गतिविधि करता है, मैं शिथिल पड़ने लगता था। क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं, उम्रदराज लोग अपने विटामिन और शरीर को पोषण देने वाले तत्व लेना भूल जाते हैं और हर दिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम भी नहीं करते। शारीरिक रूप से आपके भीतर लचीलापन और संतुलन होना चाहिए और इसके लिए आपको एक निर्णय लेना पड़ता है कि उस उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अपनी फिटनेस को अधिकतम करने के लिए कितना प्रयास करना चाहते हैं। मैं ऊतकों को स्वस्थ करने वाले एक्यूस्कोप्स और मायोस्कोप्स थेरेपी पर काफी पैसा खर्च करता हूं, जो ऊर्जावान रूप से इलाज करने के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। व्यवसाय के संबंध में मेरी सबसे अच्छी आदत रोजाना ध्यान लगाना है, जिसमें कि मैं एक एथलेटिक क्षेत्र का भावर को हासिल कर सकूं, जो चेतना की भावना का अनुभव करता है। इससे चेतन रहने की आदत पैदा होती है, जिसमें आप कहीं पहुंचने से पहले जान लेते हैं कि कहां जाने वाले हैं। आपको अंतिम परिणाम तक पहुंचना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं जानता था कि चिकन सूप फॉर द सोल नंबर 1 होने जा रहा है, जबकि हर कोई इन्हें यह कहकर खारिज कर रहा था कि यह नहीं चलेगा। फिर भी इनमें स्वामित्व लिया और वो चल निकला। निर्णय लेने की क्षमता महान नेताओं को सपने देखने वाले और बातें करने वालों से अलग करती है। दूरी आदतों का पता कैसे लगाएं? उन आदतों से सावधान रहें जो आपके लिए कारगर नहीं है। हमारी कई आदतें
तरीके पागलपन और धुन में डूबे रहना दिखती नहीं है, जिससे विख्यात लेखक ओलियर वेडल होम्स को कहना पड़ा था, स्वाभाविक बातों में भी हम सभी को शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो चलिए उन आदतों पर और करीब से गौर करते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आप शायद उनमें से कुछ के बारे में जानते भी होंगे। अपने ग्राहकों से हमने जिन्हें अपने कार्यशाला में जाना है, उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। समय पर फोन नहीं उठाना या बात नहीं करना, मीटिंगों और मुलाकातों में देरी से पहुंचना, सहकर्मियों और स्टाफ से बात ना करना, अपने वेबसाइट को कभी अपडेट ना करना, ग्राहकों या बाहर की मुलाकातों की स्थिर स्थिति में पर्याप्त समय लेकर ना जाना, कागजी कार्रवाई तुरंत और कुशलता से ना करना, इंटरनेट पर समय बर्बाद करना, बिल ना चुकाना जिससे ब्याज का भारी जुर्माना लगता है, लंबे समय से मिलने वाली बकाया चीजों के पीछे लगातार लगे ना रहना, सुनने के बजाय बोलते रहना, परिचय के बाद किसी का नाम 60 सेकंड या उससे भी कम समय में भूल जाना, सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कई बार स्नूज अलार्म को बंद करना, कई दिनों तक बिना व्यायाम या नियमित अवकाश के काम करते रहना, अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय ना बिताना, सोमवार से शुक्रवार तक अक्सर फास्ट फूड लेना, दिन में अनिश्चित समय पर खाना, अपनी पत्नी, अपने पति, बच्चों और या कुत्ते को गले लगाए बिना घर से निकलना, कई दिनों तक बिना व्यायाम या नियमित अवकाश के काम करते रहना, अपने पत्नी, अपने पति, बच्चों और या कुत्ते को गले लगाए बिना घर से निकलना, ऑफिस का काम घर पर लेकर आना, अपने जीवन साथी के साथ डिनर करते समय अपने पीडीए छोटा कंप्यूटर से चिपके रहना, रेस्टोरेंट, सफर, थिएटर, कंसर्ट के लिए आखिर में सीट बुक करना, वादों को पूरा ना करना, मौज मस्ती और परिवार के लिए समय न निकालना, गलती का एहसास भी ना होना, अपने सेल फोन को हमेशा ऑन रखना, पुराने ईमेल डिलीट ना करना, सारे फैसलों का नियंत्रण रखना, विशेष रूप से छोटे मसालों को भी जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, अपना कचरा साफ करने से लेकर टैक्स भरने तक में सुस्ती भरना। चलिए अब उन सारी आदतों की एक सूची बनाकर अपने बारे में समझिए जो आपको सार्थक नहीं बना रही है। 1 घंटे तक खुद को सबसे अलग कर लीजिए ताकि इस प्रक्रिया पर आप पूरी तरह गौर कर सकें और ऐसी योजना बनाइए कि खलल ना पड़े। ये सार्थक प्रयास है और आने वाले वर्षों में अपने नतीजों में सुधार के लिए आपकी मजबूत बुनियाद तैयार होगी। असल में बुरी आदतों या आपके लक्ष्यों की राह की रुकावटें भविष्य में सफलता के लिए छलांग लगाने वाले बोर्ड का काम करती है। जब तक आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं जाते कि कौन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तब तक उत्पादक आदतें बनाना कठिन होता है। इस अध्याय के आखिर में सफल आदतों का फार्मूला आपको दिखाएगा कि कैसे व्यवहारिक तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को सफल रणनीतियों में बदल सकते हैं। अपने अनुत्पादक व्यवहार की पहचान का एक और तरीका प्रतिक्रिया लेना है। आप जिन लोगों की सराहना व सम्मान करते हैं और जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनसे बात कीजिए। उनसे पूछिए कि आपकी बुरी आदतों पर उनका क्या कहना है। अगर आप 10 से बात करते हैं और उनमें से 8 ही कहते हैं आप कभी जरूरी ईमेल्स का जवाब समय से नहीं देते, तो ध्यान दीजिए, याद रखिए, आपका बाहरी व्यवहार सच होता है जबकि अपने व्यवहार पर आपकी अंदरूनी धारणा अक्सर एक भ्रम होती है। अगर आप अच्छा व ईमानदारी प्रतिक्रिया सुन सकते हैं तो तुरंत सुधार ला सकते हैं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अच्छी आदतों माहौल का परिणाम होती हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सहज ज्ञान है। इस बात को समझिए कि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं और जिस माहौल में जीते हैं, उनका आपके काम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक माहौल में पला बड़ा व्यक्ति जिसके साथ लगातार शारीरिक या मौखिक दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी सोच उस बच्चे की तुलना में दुनिया को लेकर अलग होती है जो अच्छे, प्यार भरे और साथ देने वाले परिवार में पला है। उनकी सोच और आत्मसम्मान के स्तर अलग होते हैं। दुर्व्यवहार वाले माहौल अक्सर भय के साथ ही अपने निरर्थक होने और आत्मविश्वास की कमी की भावना पैदा करते हैं। यदि इस बात की नकारात्मक धारणा वयस्क जीवन तक बनी रही तो सभी तरह की खराब आदतें बन सकती हैं, जिनमें ड्रग्स की लत एवं आपराधिक गतिविधियां आदि शामिल है। स्थिर करियर को राह पर चलना भी संभव नहीं होता। साथियों का दबाव भी नकारात्मक या सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे
जो हमेशा शिकायत करते हैं कि चीज़ें बहुत बुरी हैं, तो आप उनकी बातों पर यकीन करने लगेंगे। दूसरी तरफ यदि आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो दृढ़ और सकारात्मक है, तो काफ़ी हद तक दुनिया आपको संभावनाओं और उत्साह से भरी दिखेगी। भले ही आपकी किस्मत खराब थी कि आपकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही, लेकिन आप अभी भी बदलाव ला सकते हैं और इस परिवर्तन को लाने में बस एक ही व्यक्ति की मदद काफ़ी होगी। एक बेहतरीन कोच, टीचर, थेरेपिस्ट, मार्गदर्शक या सकारात्मक रोल मॉडल आपके भविष्य पर चमत्कारिक प्रभाव डाल सकता है। इसकी शर्त बस एक ही है कि आप हर हाल में परिवर्तन का संकल्प कर लें। आप जब ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सही लोग आपकी मदद के लिए आगे आने लग जाएंगे। हमारा अनुभव बताता है, ये जानी हुई कहावत कि जब शिष्य तैयार हो तो गुरु प्रकट हो जाता है, एकदम सही है। बुरी आदतों को कैसे बदलें? सफल रोल मॉडल्स की आदतों का अध्ययन करें। जैसा कि पहले बताया गया है, सफल लोगों ने सफल आदतें बनाई हैं। उन आदतों पर गौर करना सीखिए। सफल लोगों का अध्ययन कीजिए। जैसा कि जाने माने व्यावसायिक दार्शनिक जिम रोहन ने कहा था, वे सुराग छोड़ जाते हैं। अगर आपको हर महीने एक सफल व्यक्ति का इंटरव्यू करना हो, तो उस स्त्री या पुरुष को नाश्ते या खाने पर ले जाइए और उनके अनुशासन, रूटीन एवं आदतों के बारे में ढेर सारे अच्छे सवाल कीजिए। वे क्या पढ़ते हैं, वे किस क्लब या संघ से जुड़े हैं, वे अपने समय का बंटवारा कैसे करते हैं। यदि आप अच्छी तरह सुनते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं, तो थोड़े समय में आपके पास दमदार उपायों की दौलत इकट्ठा हो जाएगी। और आपका आग्रह सच्चा है, तो सही मायने में सफल लोग अपने उपाय आपके साथ खुशी खुशी साझा करेंगे। उन्हें उन लोगों के मार्गदर्शन में आनंद आता है जो सही मायने में अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। जैक और मार्क। हमने जब पहले चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक लिखने का काम पूरा किया, तो हमने उन सभी लोकप्रिय लेखकों बारबरा डी एंजेलिस, जॉन ग्रे, केन ब्लैंचार्ड, हार्वे मार्के, हेराल्ड ब्लूमफील्ड, वेन डायर और स्कॉट पैक से, जिन्हें हम जानते थे, ये पूछा कि हमारी पुस्तक को सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बनाने के लिए किस तरह की खास रणनीतियों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी लोगों ने दिल खोलकर अपने सुझाव दिए और अंदरूनी जानकारी दी। हमने ये सब किया जो हमसे कहा गया था। हमने इसे अपने आदत बना लिया कि कम से कम हर दिन, हफ्ते के 7 दिन एक इंटरव्यू 2 साल तक करते रहे। हमने अपना ही प्रचारक रखा। हम हर दिन 5 पुस्तकें समीक्षकों और विचार बनाने वाले अन्य सक्षम लोगों तक भेजते थे जो विचारों को मोड़ने की क्षमता रखते थे। इसने अखबारों और पत्रिकाओं को अपने कहानियों को मुफ्त में छापने का अधिकार दिए। हमने अपने पुस्तकों को बेचने वाले सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रेरक सेमिनार का प्रस्ताव दिया। संक्षेप में हमने ये पूछा कि हमारी सर्वाधिक बिकने वाली आदतें क्या होनी चाहिए और हमने उन पर कार्रवाई की है। इसके फलस्वरूप हम अब तक पूरी दुनिया में लगभग 50 करोड़ पुस्तकें बेच चुके हैं। अगर इसे तुलनात्मक रूप से देखें, तो इसकी तुलना में पूरी हैरी पॉटर सीरीज की लगभग 45 करोड़ प्रतियां बिकी हैं, और वो भी कम से कम 70 भाषाओं में। समस्या यह है, ज़्यादातर लोग पूछते ही नहीं। इसके बजाय वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं। वे बेहद व्यस्त हैं, या वे ये तर्क देते हैं कि सफल लोगों के पास उनके लिए समय नहीं होगा, और फिर वे ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढेंगे। सफल लोग तो गली के हर नुक्कड़ पर खड़े नहीं होते कि कब कोई आए और उनका इंटरव्यू ले। ये बिल्कुल सही बात है। याद रखिए, ये एक अध्ययन है। इसका मतलब है कि आपको बंदोबस्त करना आना चाहिए और किसी भी तरीके से यह पता लगाना चाहिए कि इस तरह के सफल लोग कहाँ काम करते हैं, रहते हैं, जीते हैं और समय बिताते हैं। इसे खेल बना लीजिए, मस्ती कीजिए। और इसके लायक अध्याय 5 में जो शानदार संबंधों के निर्माण पर गौर करता है, आप जानेंगे कि सफल मार्गदर्शकों का पता कैसे लगाएं और कैसे साधें। सफल लोगों के अध्ययन का दूसरा तरीका भी है। उनकी आत्मकथा और जीवनियाँ पढ़िए। इनकी संख्या सैकड़ों में है। ये विचारों से भरी शानदार सफल कहानियाँ हैं और पुस्तकें स्थानीय लाइब्रेरी तथा पुस्तकों की दुकान में उपलब्ध हैं और ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है। हर महीने एक को पढ़िए। आपको इतनी बातों की जानकारी हो जाएगी जितना कि कई यूनिवर्सिटी के कोर्स 1 साल में देते हैं। इसके साथ ही ऐसी विशेष डॉक्यूमेंट्री पर नजर रखें जिनमें सफल लोगों के बारे में बताया जाता है। हम तीनों ने एक और आदत डाली, और वो है गाड़ी चलाने
टहलने या व्यायाम करने के दौरान प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद ऑडियो कार्यक्रम को सुनना। यदि आप किसी ऑडियो को सप्ताह में 5 दिन रोज 30 मिनट के लिए सुनते हैं तो 10 वर्षों में आपको 1300 से भी अधिक नई और उपयोगी जानकारियां मिल चुकी होंगी। ये एक ऐसी आदत है जिसे उन सभी सफल लोगों ने डाला है जिन्हें हम मानते हैं। हमारे मित्र जिम रॉन ने कहा, यदि आपने उद्योगों के बारे में आप एक पुस्तक हर महीने पढ़ेंगे तो 10 वर्षों में आप 120 पुस्तक पढ़ चुके होंगे। यह आपको अपने क्षेत्र के चोटी के 1% लोगों के जीवन बीच में ले आएगा। इसके विपरीत जिम ने बताया, ये सारी पुस्तकें जिन्हें आपने नहीं पढ़ा आपकी मदद नहीं करेंगे। इंटरनेट प्रेरणादायी वीडियो, संगीत, ऐप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बेहतरीन स्रोत है। ये सारी शानदार जानकारी जहां आपका इंतजार कर रही है तो उन पर टूट पड़िए और देखिए आपकी जानकारियां आसमान छूने लगेंगी। बहुत जल्द यदि आपने जो सीखा उसे लागू भी किया है तो आपकी आय भी आसमान छूने लगेगी। अपनी आदतों को बदलने की आदत डालिए। वे लोग जो हर महीने में अमीर है ये समझते हैं कि जीवन एक सीखने का अनुभव है, यह कभी बंद नहीं होता। अपनी आदतों को लगातार बेहतर बनाना सीखिए। आप अभी चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमेशा उससे बेहतर स्तर तक जाने की संभावना रहती है। आप जब लगातार सुधार करना जारी रखते हैं तो चरित्र का निर्माण करते हैं। आपका व्यक्तित्व दमदार होता है और आपके पास देने को अधिक रहता है। ये एक रोमांचक यात्रा होती है जो आखिर में संतुष्टि और समृद्धि तक ले आती है। दुर्भाग्य से हम कभी कभी कुछ सबक काफी कष्ट झेलकर सीखते हैं। नियमित चेकअप के लिए मैं एक बार अपने डॉक्टर के पास गया तो मुझे पता चला कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे और हाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था। मुझे अपना वजन 10 पाउंड कम करने की सलाह दी गई क्योंकि मेरा बॉडी मास इंडेक्स सामान्य स्वस्थ वयस्क की 20-25 की रेंज से बाहर जा रहा था। तो आप क्या करेंगे जब दीवार पर लिखावट साफ दिख रही हो? 2 विकल्प है, आंकड़ों को नजरअंदाज करें या उनके नतीजों पर विचार करें। डायबिटीज और हृदय रोग झट से दिमाग में आ जाए। बात तब मेरी सेहत की होती है तो हमेशा से निवारक कदम उठाने में विश्वास रखता हूँ। संकट की स्थिति पैदा हो जाने तक इंतजार करना मुझे कभी नहीं जचा। हालांकि मैंने कुछ बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दिया था और कुछ शुरुआती संकेतों को अनदेखा किया था। आप जब अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं तो बहाने बनाना आसान होता है। मैंने तय किया कि मेरे रोजाना के खान-पान की आदतों में कुछ आवश्यक सुधार अनिवार्य थे। विचार करने पर मैंने पाया कि मेरी शुगर की खपत ज़्यादा थी। मैंने सोचा मेरे स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते में 3 मिले-जुले अनाज और 3 या 4 हिस्से ताज़ा फल के होते थे। एक पोषणविद ने मुझे बताया कि सुबह के नाश्ते में इतना शुगर लेना ठीक नहीं है। ये नींद से जागने वाली पहली घंटी थी। थोड़े और विचार करने पर मैंने महसूस किया कि मैं सामान्य से अधिक सोडा और अधिक शुगर वाले ड्रिंक्स ले रहा था और काम के दौरान समय सीमा के भीतर काम खत्म करने के दबाव में राहत के लिए मैं हर दिन चॉकलेट या कुकीज खाने लगा था। इन सभी चीजों का मिला जुला असर बिना किसी शक एक ही हुआ, हद से ज्यादा शुगर, थुलथुला शरीर, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट। प्रिय ग्राहक, यदि आप भी खुद को इसी नाव पर सवार देख रहे हो तो निराश मत होइए। इसका एक आसान सा उपाय है। जहां तक मेरी बात है तो नई आदतें थी चॉकलेट और कुकीज को कम करना और दिन में थोड़ी मात्रा में कई बार खाना। सोचिए परिणाम क्या हुआ होगा। मैंने 2 महीने में 16 पाउंड वजन कम कर लिया और मेरे ट्राइग्लिसराइड एवं BMI इंडेक्स भी कम हो गए थे। मेरी ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई। मैं अब ज़्यादा एकाग्र और इस बात को लेकर अधिक आत्मविश्वास में रहता हूँ कि कुछ सुधार के साथ मैंने अपनी सेहत पर अच्छी तरह नियंत्रण पा लिया है। क्या मीठे ड्रिंक्स और चॉकलेट को छोड़ना साथ में मुश्किल था? आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं था। भले ही मैं अब भी कभी कभी कुकीज खा लेता हूँ। मेरा मतलब है जीवन का आनंद उठाना चाहिए, है ना। मेरे लिए एक बड़ी बात यह है कि मुझे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। लापरवाही के बाद खतरनाक नतीजे मिलते हैं, सावधान रहिए। इस कहानी में मुद्दे की बात यह है कैसे जीवन हमेशा ही आपके कार्यों का परिणाम आपको देता रहेगा। इसलिए किसी खास दिशा में जाने से पहले सामने देखिए।
आप नकारात्मक नतीजे बनाने जा रहे हैं या अच्छे परिणाम। अपनी सोच स्पष्ट रखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। किसी नई आदत की शुरुआत में पहले प्रश्न पूछिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन का ज्यादा आनंद उठा पाएंगे और अपने दर्द को कम करने के लिए मार्फिन नहीं मांगते फिरेंगे। अब आपने ये समझ लिया है कि आदतें कैसे काम करती हैं और उनकी पहचान कैसे करें, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा के साथ समापन करते हैं। अपने आदतों को अस्थायी रूप से कैसे बदलें, साथ ही अपने बुरी आदतों की सूची बनाने के लिए, आपकी सोच को सक्रिय बनाने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। क्या मेरी वित्तीय आदतें मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों तक ले जाने में सहायक है? उदाहरण के लिए, पैसों की तंगी से आजादी, मतलब यह विकल्प होना कि जो चाहे करें और कीमत की चिंता ना करनी पड़े। क्या स्वास्थ्य संबंधी मेरी कोई भी मौजूदा आदत भविष्य में मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है? उदाहरण के लिए, व्यायाम ना करना और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन लेना। मुझे संवाद की किन आदतों में सुधार लाना चाहिए? उदाहरण के लिए, ध्यान से सुनना, साफ बोलना, सहानुभूति रखना, निरंकुश ना होना। मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मेरे पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है? उदाहरण के लिए, ध्यान ना देना, आत्म केंद्रित रहना, पूर्णतावाद। सफल आदतों या फॉर्मूला। ये बेहतर आदतें बनाने की कदम दर कदम पद्धति है। ये कारगर है क्योंकि ये सरल है। आपको जटिल रणनीतियों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रारूप को आपके जीवन, व्यवसाय या किसी भी व्यक्तिगत पहलू में लागू किया जा सकता है। यदि इसे निरंतर रूप से लागू किया गया तो यह आपको उन सारी चीजों को हासिल करने में मदद करेगा जिन्हें आप चाहते हैं। इसके लिए 3 आसान मौलिक कदम हैं। पहला, अपनी बुरी या अनुत्पादक आदतों को स्पष्ट रूप से जानें। यह जरूरी है कि आप सच में इस पर विचार करें कि आपकी बुरी आदतों का भविष्य में नतीजा क्या होगा। इसके परिणाम कल, अगले हफ्ते या अगले महीने नहीं दिखेंगे। सही नतीजा वर्षों बाद दिखा सकता है। आप जब एक दिन में किसी एक बुरी आदत पर नजर डालेंगे तो ये इतना बुरा नहीं लगेगा। सिगरेट पीने वाला कहता है, आज कुछ सिगरेट पी ली तो भी क्या हो गया, इससे मुझे राहत मिलती है, ना मुझे खरखराहट होती है ना ही खांसी। लेकिन दिन जुड़ते जाते हैं और 20 साल बाद डॉक्टरों के ऑफिस के एक्सरे नतीजे दिखा देता है। इस पर गौर कीजिए, यदि आप 20 वर्षों तक हर दिन 10 सिगरेट पीते हैं तो मतलब हुआ 73,000 सिगरेट। क्या आपको लगता है 73,000 सिगरेट आपके फेफड़ों पर असर डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। सच कहे तो नतीजा जानलेवा हो सकती है। इसलिए जब आप अपनी बुरी आदतों की जांच करें तो दूरगामी परिणामों पर विचार करें। पूरी ईमानदारी बरतें, अपना जीवन दांव पर लगा ही सकता है। दूसरा, अपनी नई सफल आदत को परिभाषित करें। आमतौर पर यह काफी बुरी आदतों का ठीक उल्टा होता है। सिगरेट पीने वालों के उदाहरण में यह होगा, धूम्रपान बंद करो। आप सही मायने में क्या करेंगे? मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने नई सफल आदतों को अपनाने के लिए सभी फायदों के बारे में सोचिए। इससे आपको एक साफ तस्वीर दिखेगी कि इस नई आदत से आपको क्या मिलेगा। आप फायदों को जितना स्पष्ट रूप से बता पाएंगे उतने अधिक संभावना है कि आप कार्रवाई करेंगे। तीसरा, 3 हिस्सों वाली कार्य योजना बनाएं। यहाँ से आप अपनी योजना को लागू करने निकलते हैं। सिगरेट पीने के उदाहरण में कई तरह के विकल्प हैं। सिगरेट कैसे छोड़ें, इस पर लेख पढ़िए। सम्मोहन चिकित्सा शुरू कीजिए। सहज ज्ञान। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये दुनिया भी विकसित होती जाती है। इन सब के साथ हमारी आदतें भी बदल दी जाती हैं। यह कुछ वर्तमान आदतें जो पूरी दुनिया में रोजाना के सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन गई है। टेक्स्ट मैसेज भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग, म्यूजिक और मूवी डाउनलोड करना, और हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए ऐप। हालांकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम जितना ज्यादा जुड़ते रह जाते हैं उतना ही शारीरिक व भावनात्मक रूप से जुड़ाव कम होता जाता है। इसके लिए कुछ गंभीर नतीजे होते हैं। जब तक हम इतने होशियार नहीं होते कि सच्चाई को देख सके। अपने कैरियर के दौरान हमने ये जाना है कि इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक होता है संवाद। बेहतरीन संवाद की आदत व्यवसाय और व्यक्तियों के फलने फूलने के लिए अनिवार्य होती है। भले ही ग्रुप कॉन्फ्रेंस, कॉल एवं वीडियो मीटिंग निसंदेह रूप से यात्रा पर होने वाले बड़े खर्च को कम करते हैं और टीमों के बीच त्वरित कार्रवाई को संभव बनाते हैं, लेकिन वे आमने सामने होने वाले बातचीत का पूर्ण विकल्प कभी नहीं बन पाएंगे। ये विशेष रूप से तब साबित होता है जब आप अपने उत्पाद या अपनी सेवा को पहली बार पेश कर रहे होते हैं। कई सारी बारीकियां होती हैं जिन्हें किसी वीडियो स्क्रीन पर नहीं दिखाया सकता। आमने सामने की बातचीत में प्रस्तुत करने वालों के पास
सीधे भावनात्मक ऊर्जा के उपयोग का लाभ होता है। अप्रत्याशित आपत्तियों पर तुरंत एवं विश्वास के साथ जवाब देने की क्षमता और आखिर में बिक्री को संपन्न करना अक्सर उस गत्यात्मक ऊर्जा से संबंधित होता है जो उस कमरे में लाइव पैदा होती है। क्या आपने तकनीक के भ्रामक आयाम पर व्यक्तिगत परिस्थितियों की क्षमता को भुला दिया है? ये विशेष रूप से तब कारगर होती है जब आप किसी बड़े सौदे या प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के साथ संबंध बना रहे होते हैं। घरेलू मोर्चे पर आंकड़े साबित करते हैं कि जिन परिवारों में हमेशा साथ खाने की आदत होती है, खासतौर पर रात के समय, उनके बीच संवाद बेहतर और रिश्ते गहरे होते हैं। वैसे परिवार जो बिखरे होते हैं और अपने अपने में खोए रहते हैं, उनकी आदतें विपरीत होती हैं। वे अक्सर अकेले खाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। कई बच्चे परिवार की बातचीत में शामिल होने के बजाय वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। क्या इसका समय आ गया है कि आप अपनी कुछ आदतों को बदलें, विशेष रूप से उन्हें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में दरार पैदा कर रही हैं? आपके दिमाग में एक बात जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि आप चाहे कितनी चीज में सुधार लाना चाहते हो, अपने सेहत संबंध या अपने गोल्फ गेम में, तो आपको इसके लिए माप में आसान और कारगर आदतों की जरूरत पड़ेगी। आप जो नतीजा चाहते हैं वे जब स्पष्ट होता है तो बात बस संकल्प लेने और हर हफ्ते अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने की होती है। शक्ति कदम उठाने का हिस्सा यह क्षमता है, किसी चीज को हासिल करने की क्षमता और बल। यह विकल्प चुनने और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इसमें जड़े जमा चुकी आदतों को बदलने और उच्चतर तथा अधिक प्रभावी आदतों को बनाने की क्षमता भी शामिल है। इसे कहा है स्टीफन आर कवी ने। अब यहाँ पर अध्याय 2 चालू होता है, जिसका टाइटल ध्यान की रणनीति। ये कोई धोखा नहीं, सब कुछ फोकस पर निर्भर है। बड़ी और छोटी बातों के बीच अंतर करना सीखिए। अधिकांश लोग इस कारण अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि वे छोटी चीजों में बड़ा काम करते हैं। इसे कहा है जिम रॉन साहब ने। उद्यमी की उलझन। यदि आपका अगला व्यवसाय है या भविष्य में शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उद्यमियों की उलझन से सावधान रहें। यदि आप प्रबंधन या किसी भी प्रकार की निगरानी की भूमिका में है तो इसे अपना सकते हैं। वहां यह स्थिति है, आपके पास एक नए उत्पाद को बेचने या किसी अनोखी सेवा का जबरदस्त आइडिया है। आप किसी और की तुलना में इसे काफी अच्छी तरह करने की चीज सामने देख रहे हैं और बेशक आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत में किसी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य नए ग्राहक ढूंढना और जो पहले से है उन्हें बनाए रखना होता है तथा दूसरा ठीक ठाक मुनाफा कमाना होता है। शुरुआत में कई छोटे व्यावसायिक उद्यमों की पूंजी कम होती है। इसके चलते उद्यमी को काफी कुछ करना पड़ता है। खासतौर पर पहले साल में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिलता। हालांकि सौदे करने, संभावित ग्राहकों से मिलने और उत्साह का सेवा में सुधार करते हुए काफी दिलचस्प समय बीतता है। जब बुनियाद मजबूत हो जाती है और लोगों और व्यवस्था को स्वामित्व बनाने के लिए लगा दिया जाता है, धीरे धीरे उद्यमी रोजाना के काम और प्रशासनिक काम में ज्यादा व्यस्त हो जाता है। जो दिलचस्प व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था वो रोजाना का एक रूटीन बन जाता है, जिसमें ज्यादातर समय समस्या को दूर करने, लोगों की समस्याओं से जूझने, टैक्स की समस्याओं और पूरे महीने में कैश की अवाक बनाए रखने में बीतता है। क्या ये आपको सुना सुना सा लगता है? खैर, आप अकेले नहीं हैं। हमने 109 वर्ष के इकट्ठा व्यावसायिक अनुभव में यह काफी आम परिणति है। ये उलझन और बढ़ जाती है क्योंकि अनेक उद्यमी और प्रबंधक नियंत्रक होते हैं। वे चीजों को छोड़ने, दूसरे लोगों को बोझ उठाने नहीं देते। काम का बंटवारा उनकी ताकत नहीं होता और इसमें शक नहीं कि वे अपने व्यवसाय के भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। वैसे भी उन्होंने इसे पैदा किया, पाला पोसा और आगे बढ़ाया। वे हर बात को विस्तार से जानते हैं और उनका सोच के मुताबिक हर दिन के जरूरी काम को उनके जितना अच्छे तरह से कोई और नहीं कर सकता है। ये गजब की उलझन होती है। आपके सामने कई अवसर और बड़े बड़े सौदे होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि रोजाना के रूटीन में फंसे रहते हैं। ये खींच पैदा करता है, इसलिए आप सोचते हैं अगर मैं ज्यादा मेहनत करूं और समय के प्रबंधन का कोर्स कर लूं तो सारी चीजें कर सकता हूं। इससे कोई फायदा नहीं है। लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने से आपका उलझन कम नहीं होगी। हमारी बात मानिए, हम ऐसी परिस्थिति में कई बार फंस चुके हैं, तो फिर इसका उपाय क्या है? ये रहा बस एक वाक्य में,
आपको हर हफ्ते उस काम में सबसे ज़्यादा समय लगाना चाहिए जिसे आप सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं, और दूसरों को वो करने दें जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। ये सार संक्षेप है। उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिन्हें आप बेहतरीन ढंग से करते हैं और जिनसे आप असाधारण नतीजे प्राप्त करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो शायद तनाव को ज़्यादा बढ़ा लेंगे और आखिर में पस्त हो जाएंगे। यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। आप अगर उस काम को करें जिसे सबसे अच्छी तरह करते हैं तो आपकी ऊर्जा मिलती है, आप उत्साह में रहते हैं और नए अवसरों के पीछे भागने के लिए आप मुक्त रहते हैं। लेकिन आप शायद ये सोचते हैं कि उन सारी चीज़ों से कैसे निपटें जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। आप सही सोच रहे हैं, वे अपने आप गायब नहीं हो पाएंगी। इस अध्याय में आगे चलकर आपको विशेष रूप से यह पता चलेगा कि उन बंदरों से कैसे निपटें और अपने पीठ से उन्हें कैसे उतारें। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा पर फोकस करें। इसे समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको समझाने के लिए चलिए रॉक एंड रोल म्यूजिक पर ध्यान लगाने वाले दुनिया पर एक नजर डालते हैं। द रोलिंग स्टोन्स रॉक एंड रोल बैंड के इतिहास में सबसे शानदार और अस्थायी नाम है। अब तक उनका कैरियर लगभग 50 वर्षों का हो चुका है। मिक जैगर एवं उनके 3 दोस्त अब 60 की उम्र के हैं और अभी वे दुनिया भर में खचाखच भरे स्टेडियम में कार्यक्रम पेश करने का आनंद लेते हैं। आपको बेशक उनका संगीत पसंद ना हो, लेकिन उनकी सफलता से इनकार करना कठिन है। चलिए उनके कंसर्ट की शुरुआत से पहले की तस्वीरों पर गौर करते हैं। स्टेज तैयार है। उन विशालकाय स्टेज को 200 से अधिक लोगों ने बनाया है, जिसकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी और लंबाई किसी फुटबॉल के मैदान के आधी है। पिछली जगह से यहाँ तक इसे लाने में 20 से अधिक छोटे ट्रेलर लगे थे। एक से दूसरे शहर तक 2 निजी विमानों में महत्वपूर्ण लोग उड़ान भरते हैं, जिनमें बैंड के लोग शामिल रहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। एक वर्ल्ड टूर के दौरान 8 करोड़ से भी अधिक मुनाफा मिलता है, इसलिए इतने कोशिश का फायदा भी मिलता है। एक लिगमेनिस स्टेज के पीछे आकर रुकती है। एक लिमोसिन स्टेज के पीछे आकर रुकती है। बैंड के 4 सदस्य बाहर निकलते हैं और अपने बुलाए जाने की आवाज़ का इंतजार करते हैं। उनके नाम जब पुकारे जाते हैं तो उसे सुनकर 70,000 लोग कान फाड़ देने वाला शोर करते हैं, और तब उनके चेहरे पर घबराहट के साथ जोश का मिला जुला भाव होता है। स्टॉम्स स्टेज पर आते हैं और अपने अपने वाद्य यंत्र उठाते हैं। अगले 2 घंटे तक वे बेहतर पेशकश करते हैं, जिससे उनके चाहने वालों की भीड़ खुश और संतुष्ट होकर जाती है। आखिरी पेशकश के बाद वे हाथ हिलाकर गुड बाय कहते हैं, फिर इंतजार कर रही लेमोसिन में बैठते हैं और स्टेडियम को छोड़ देते हैं। प्राथमिकता से ध्यान लगाने की आदत में उन्हें महारत हासिल है। इसका मतलब है कि केवल वे वही करते हैं जिसमें वो शानदार हैं। रिकॉर्डिंग और स्टेज पर पेशकश बस। इस पर गौर कीजिए। शुरुआती योजना बनाने के बाद वे उपकरणों को ले जाने, यात्रा के उलझाऊ ब्यौरे, स्टेज बनाने या सैकड़ों अन्य कामों में शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें दौरे को सुचारू बनाने के लिए करना पड़ता है, और आखिर में वे फायदेमंद साबित होते थे। अन्य कुशल लोग विस्तार से सारी बातों को देखते थे। स्टोन्स बस उसी पर ध्यान लगाते थे जिसे वे सबसे अच्छा कर सकते थे, और वो था गाना एवं परफॉर्म करना। फिर पाठक, यहाँ आपके लिए एक बहुत जबरदस्त संदेश है, और वो ये रहा, आपका ध्यान जब ज़्यादातर उन कामों पर समय और ऊर्जा खर्च करने पर लगता है जिनमें आप वास्तव में शानदार हैं, तो आखिरकार आपको काफ़ी फायदा मिलता है। ये एक बुनियादी सच है और ये भविष्य में आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों पर नजर डालते हैं। खेल एक अच्छा उदाहरण है। हर चैंपियन एथलीट अपने अनोखी प्रतिभा पर फोकस करता या करती है, और अपने प्रदर्शन को बेहतर करते जाने के लिए वे लगातार अपने आप में सुधार लाते रहते हैं। आप चाहे किसी भी खेल को चुन लें, सारे बड़े विजेताओं में एक बात सामान्य होती है, वे अपना अधिकांश समय अपनी ताकत पर फोकस करने में लगाते हैं, उन चीज़ों पर जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। वे अनुत्पादक गतिविधियों पर समय ना के बराबर बर्बाद करते हैं, और वे अभ्यास अभ्यास एवं अभ्यास करते हैं, जो अक्सर हर दिन कई घंटों तक उनके कौशल को बढ़ाने के लिए चलाता रहता है। लेब्रॉन जेम्स NBA में 9,000 पॉइंट्स बनाने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने पेशेवर कैरियर में कई अवार्ड प्राप्त किए हैं।
लेब्रॉन हर दिन सैकड़ों जंप शॉट लगाते हैं, ये उनका रूटीन है। बार्सिलोना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने ड्रिबलिंग तकनीक का अभ्यास निरंतर करते हैं। उनकी लंबाई कम है, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीक को इतना परफेक्ट बना लिया है कि आपको लगेगा जैसे ये सब दौड़ते हैं तो गेंद उनके पैरों में चिपक गई है। जब गोल दागने का मौका आता है तो जरा सा मौका मिलते ही वे उस काम को कर जाते हैं और वो एकदम अलग सा दिखता है। 24 साल की उम्र में उन्होंने सारी प्रमुख क्लब ट्रॉफी जीती और उन्हें लगातार 3 वर्षों तक वर्ल्ड फुटबॉलर वोट किया गया था। स्वाभाविक उत्कृष्टता और हर दिन लगातार अपने कौशल को तराशने का अनुशासन इन सुपरस्टार एथलीटों को दूसरों से अलग करता है। ये जरूरी है कि आपकी उत्कृष्टता के क्षेत्रों को आपकी कमजोरियों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाए। आप शायद कई चीज़ों में अच्छे, यहाँ तक कि कुछ में बेहतरीन हैं, दूसरों में आप सक्षम हैं और आप ईमानदार हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करने में आप पूरी तरह से बेकार हैं। 1 से 10 के पैमाने पर आप अपने सभी प्रकार की प्रतिभा को रख सकते हैं, जिनमें से 1 सबसे कमजोर और 10 आपकी सबसे बेहतरीन प्रतिभा होगी। आपके जीवन के सारे बड़े इनाम आपको उन क्षेत्रों में आपकी ओर से पर्याप्त समय खर्च करने पर मिलेंगे जिनमें प्रतिभा के पैमाने पर आपका स्कोर 10 है। अपने उत्कृष्टता के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना खूब पढ़े या तैयारी के आराम से कर सकते हैं, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरे लोगों को मुश्किल लगता है। वे आपकी क्षमता को बस देखते रह जाते हैं और मुकाबला करने पर उसके करीब भी नहीं आ सकते। आपकी उत्कृष्टता के क्षेत्र के लिए आज के बाजार में किस प्रकार का अवसर उपलब्ध है, अपने अनेकों हुनर का उपयोग कर आप किस चीज में को बना सकते हैं। अपने उत्कृष्टता की खोज कीजिए। हम सभी को ईश्वर की ओर से प्रतिभाओं का आशीर्वाद मिला है। आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस खोज में निकल जाता है कि वे क्या हैं, और फिर आप उनका उपयोग अपनी भरपूर क्षमता के साथ करते हैं। कुछ लोग कभी भी समझ नहीं पाते कि वास्तव में उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा क्या है। इसका परिणाम उनके असंतुष्ट जीवन के रूप में सामने आता है। इस प्रकार के लोग संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वे अपना ज़्यादातर समय ऐसी नौकरियों या व्यवसाय में खर्च कर देते हैं जो उनकी क्षमताओं के अनुकूल नहीं होते। यह वैसा ही होता है जैसे किसी गोल सुराख में वर्गाकार टुकड़े को बलपूर्वक डाला जाए। ये कारगर नहीं होता और इससे काफ़ी तनाव और हताशा झेलनी पड़ती है। कुछ अन्य लोगों के मामलों में खोज की इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं, तब जाकर उन्हें अपने उत्कृष्टता का पता चलता है। गॉड वाइफ इस वर्ग में पूरी तरह फिट बैठते हैं। वर्ष 1977 में गॉड ने मैनिटोबा के विनिपेग में रेल यार्ड की अपनी नौकरी छोड़ दी तथा नया जीवन शुरू करने के लिए पश्चिम का रुख कर लिया। उस समय तक वो अपनी सच्ची प्रतिभा और क्षमताओं की खोज नहीं कर सके थे। 58 वर्ष की आयु में गॉड एक राष्ट्रीय निर्माण व्यवसाय में प्रमुख शेयरधारक है, जिसका राजस्व पिछले साल 19 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था। आखिर ये आश्चर्यजनक कायापलट कैसे हुआ? पहली बात, यह उनके चचा हैरी के सहयोग और उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए अवसर से हुआ। ये एक महान गुरु थे। वो खिड़की के व्यवसाय में कई वर्षों से काम कर रहे थे। हैरी एक जोशीले उद्यमी थे और उन्हें अपने ही आवासीय खिड़की बनाने वाली कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उस समय गॉड 20 से 21 वर्ष के थे और उन्हें बताया गया कि इस व्यवसाय में उनका प्रशिक्षण नाम मात्र का भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बेचने के कुछ कौशल सीखे और उन्हें दक्षिणी अल्बर्टा में सफ़र करना, लोगों से आमने सामने जाकर बात करना अच्छा लगता था। कंपनी फलने फूलने लगी। हालांकि कारोबार की शुरुआती योजना काफ़ी हद तक भाग्य भरोसे ही चल रही थी, फिर भी जैसा कि युवा गॉड ने पाया, शौक गति को तय करता है और गति से बिक्री बढ़ती है। इसके साथ ही सबसे पहले ग्राहक के फोकस ने प्रसन्न ग्राहकों का एक मजबूत आधार तैयार किया। एक प्रगतिशील और प्रतिभावान वाइस प्रेसिडेंट की बहाली के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसे उन्होंने जीवन के हिस्से के तौर पर देखा। अब उनके भीतर एक आकर्षण पैदा हो रहा था, जिसके चलते वो चाहते थे कि उनकी नई नवेली कंपनी अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को खरीद ले, जिसने वर्षों तक खिड़की के व्यवसाय पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। ये लड़ाई जारी थी और गॉड को चुनौतियों से खेलने में आनंद आ रहा था। उनकी सच्ची प्रतिभा अब सामने आ रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस खोले गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखे गए और एक नया हल्का वाणिज्यिक विभाग बनाया गया जो उनके आवासीय व्यवसाय की ज़रूरत को पूरा कर सके। प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए अनोखी तकनीक का उपयोग करने वाली कंपनी ऑल वेदर विंडोज
अब अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनी बन चुकी है। रेल की पटरी के जीवन को बहुत पीछे छोड़ चुके गॉड वाइफ कहते हैं कि 3 प्रमुख मूल्यों का उनकी सफलता में सबसे अधिक योगदान है। पहला, ईश्वर में अगाध आस्था। दूसरा, इस व्यवसाय के प्रति लगातार जारी आकर्षण। तीसरा, इसके साथ खड़े रहने के प्रति पूरा संकल्प, चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए, जैसा कि हर व्यवसाय के साथ होता है। 1000 से भी अधिक लोगों की अपनी टीम और इस तट से उस तट तक ऑफिस के साथ सही लोगों को नौकरी पर रखना एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई। नौकरी पर रखते समय जो पहली बात हम देखते हैं वह है, क्या इस व्यक्ति में उस काम के प्रति उत्साह है जिसे वे कर रहे हैं। आपको तुरंत पता चल जाता है कि किसी में उत्साह है या नहीं। उद्योग जगत में 34 वर्ष बाद भी गॉड वाइफ को जो बात उत्साहित करती है वह इस व्यवसाय को अगली पीढ़ी के हाथों सौंपना। बेशक उन्हें गुरु की भूमिका निभाने में आनंद आ रहा है, जब उनके पास वो जानकारी है जिससे उनके प्यारे चाचा ने कभी उनके जीवन को बदल डाला था, जब उन्हें उनकी सख्त जरूरत थी, और इस प्रक्रिया में वो इस खोज को पूरा कर सके कि अपने भीतर की प्रतिभा को कैसे सामने लाया जाए जो बरसों से उनके पास ही थी। उन्हें बस एक अवसर की जरूरत थी जब वो उसे सामने ला सकें। क्या आप अपनी ताकत और शौक को उस काम के लिए साथ जोड़ते हैं जिसे आप कर रहे हैं? इससे ही आपकी ज़्यादा ध्यान देने की स्थिति पैदा होती है। इसे अपने हर दिन की योजना का हिस्सा बनाइए और आपको अपनी उत्पादकता एवं आय में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखेगी। हमारे पास इसे आपके लिए आसान बनाने का एक व्यवहारिक तरीका है और वह आपकी अनोखी प्रतिभा को भी स्पष्ट कर देगा। इसे प्राथमिकता ध्यान कार्यशाला कहते हैं और इसे आगे विस्तार से बताया गया है। आपको इस बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपके चिर परिचित सप्ताह के दौरान क्या चल रहा होता है। आमतौर पर सच का ये सामना कई रहस्य खोल देता है। मूल रूप से एक विशेष सप्ताह के दौरान आप जो कुछ भी करते हैं वो सभी की एक सूची बना लें। अधिकांश लोग जब अपने कुल काम को जोड़ते हैं तो उनका स्कोर 10 और 20 के बीच होता है। हमारे एक क्लाइंट ने 79 का स्कोर बना लिया। ये समझने के लिए कि किसी जीनियस के दिमाग की जरूरत नहीं कि आप हर हफ्ते 79 काम कर लें और सही मायने में ध्यान को एकाग्र रख सकें। यहाँ तक कि 20 काम भी कुछ ज़्यादा ही है। आप चारों तरफ भागते फिरेंगे और बार बार दखल व ध्यान भंग होने की समस्या आएगी। कई लोग तो ये देखकर सदमे में आ जाते हैं कि उनके सप्ताह का काफ़ी हिस्सा बिखरा हुआ था। हमें अक्सर हालात खराब हो गई, कुछ भी काबू में नहीं है और बुरी तरह थक चुका हूँ जैसी बातें सुनने को मिलती है। हालांकि इस अध्याय के आखिरी में प्राथमिकता ध्यान कार्यशाला को पूरा करना शुरुआत का अच्छा बिंदु हो सकता है। कम से कम आप वो तो जान ही जाएंगे कि आपका समय वास्तव में कहाँ जाता है। इस कार्यशाला को पूरा करने के बाद अगला कदम उन 3 कामों की सूची बनाने का है जिन्हें अपने व्यवसाय में करने में आप बेहतरीन हैं। बेहतरीन होने की परिभाषा याद है ना? ये ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से करते हैं, जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है और जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छे नतीजे तथा आय को सुनिश्चित करते हैं। वैसे भी अगर आप आमदनी से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं तो फिर कौन है? क्या वे इसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं? यदि नहीं तो भविष्य में आपको कुछ बड़े फैसले करने होंगे। ये कभी मत भूलिए कि राजस्व बिक्री से आता है। अब यहाँ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किसी विशेष सप्ताह में आप कितनी बेहतरीन गतिविधियों में कितने प्रतिशत समय खर्च करते हैं? सच सच बताइएगा। अक्सर उत्तर 15 से 25% होता है। अगर आपके पास समय का 60 से 70% हिस्सा भी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब भी मनुष्य सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। अगर आप इसे सुधार कर 80 या 90% कर दें तो याद रखिए आपकी वास्तविक आय समय की उस मात्रा से सीधे जुड़ी है जिसे आप अपने उत्कृष्ट क्षेत्र पर खर्च करते हैं। अपने प्राकृतिक उपहारों का अधिकतम उपयोग करें, वे भविष्य में आपकी सफलता के उत्प्रेरक हैं। अगला चरण अपनी साप्ताहिक गतिविधियों की सूची पर गौर करना और 3 चीज़ों को चुनना है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता या उससे बचना चाहते हैं अथवा अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। इन्हें स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी कुछ कमजोरियां हैं। यहाँ सबसे सामान्य उत्तर कागजी काम, हिसाब पुस्तक रखना, मुलाकात तय करना या काम करवाने के लिए फ़ोन करना जैसे होते हैं। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए जितनी छोटी छोटी जानकारियां की ज़रूरत होती है वे सूची में मिलती है। बेशक इन्हें करने की ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ही करें। क्या आपने गौर किया है कि इन गतिविधियों से आपकी ऊर्जा बढ़ने के बजाय कैसे कम हो जाती है? यदि यह बात आपके लिए सच है तो जाग जाइए
आप जिस काम को नापसंद करते हैं उन्हें करते जाएंगे तो आपको अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि यह व्यर्थ है। जैसा कि विख्यात वक्ता रेजिटा पेरेज ने कहा था, जब घोड़ा मर जाए तो उतर जाओ, खुद पर चाबुक चलाना बंद कीजिए, बेहतर विकल्प मौजूद है। आप नवीन हैं या प्रवीण, इस बात पर विचार करने का यह अच्छा समय है क्यों आप कुछ चीज़ों को करना पसंद करते हैं जबकि दूसरों को नहीं करते। अपने आप से पूछिए, मैं नवीन हूँ या प्रवीण। आप शायद दोनों को ही कुछ हद तक करते हैं, लेकिन आप बिना किसे ज़्यादा करते हैं। यदि आप शुरुआत करने वाले हैं तो नई परियोजनाएं, उत्पादों और विचारों को बनाना अच्छा लगता है, जिससे चीज़ें अच्छी तरह काम करती हैं। शुरुआत करने वालों के साथ समस्या ये होती है कि वे काम को पूरा करने में बहुत अच्छे नहीं होते। क्या हमने इन सारी छोटी मोटी बातों के बारे में पहले बात की है? ये शुरुआत करने वालों के लिए उबाऊ होती है। अधिकांश उद्यमी बेहतरीन शुरुआत करने वाले होते हैं, लेकिन जब एक बार उनका काम चल पड़ता है तो उसे छोड़ देते हैं और कुछ नया करने लगते हैं। और अक्सर जिसे वो छोड़ देते हैं, एक बार उनका काम चल पड़ा तो वे उसे छोड़ देते हैं और कुछ नया करने लगते हैं। और अक्सर जिसे वे छोड़ जाते हैं वो कूड़ा हो जाता है। उसका सफाई के लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। उन्हें प्रवीण कहते हैं। जो प्रवीण होते हैं उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने में आनंद आता है। अक्सर वे उस परियोजना को शुरू करने में अच्छे नहीं होते, नवीन उसे बेहतरीन ढंग से करते हैं। फिर भी वे किए जाने वाले काम को संगठित करने और उसे सुनिश्चित करने में शानदार होते हैं कि विस्तृत बातों पर अमल कुशलता से किया जाए। इसलिए अपने आप को पहचानिए, ये जानिए कि आप में ऐसे कौन सी प्राकृतिक बातें हैं जो वास्तव में सहायक हैं। यदि आप नवीन हैं तो उस अपराध बोध को छोड़ सकते हैं कि आपने कभी चीज़ों को पूरा नहीं किया। यह मूल मंत्र है। व्यापक बातों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्रवीण व्यक्ति को ढूंढिए और इस बीच आप कई परियोजनाओं को शुरू तथा पूरा कर सकेंगे। चलिए आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। आप जिस पुस्तक को अभी पढ़ रहे हैं वे एक विचार के रूप में शुरू हुई थी। पुस्तक को लिखना, अध्याय को बांटना, सामग्री को बढ़ाना और सारी चीज़ों को सुगम बनाना अनिवार्य रूप से किसी शुरुआत करने वाला काम है। तीनों सहलेखकों में से हर एक ने इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। हालांकि किसी उत्पाद को तैयार करने में संपादन, प्रकाशन और वितरण के चैनल बनाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है जो काम पूरा करने में दक्ष होते हैं। उनके बिना मूल लेख वर्षों तक कहीं धूल खाता रहेगा। इसलिए यहाँ वो अगला प्रश्न आता है जिस पर विचार करना होगा। आपको जिस काम को पूरा करने में आनंद नहीं आता उसे कौन पूरा करेगा? उदाहरण के लिए आपको हिसाब किताब लिखने में आनंद नहीं आता तो एक बेहतरीन बही खाता वाला लिखने वाला रख लीजिए। अगर आपको मुलाकातें तय करने में आनंद नहीं आता तो एक अनुभवी सहायक आपकी मदद कर सकता है। आपको बेचना अच्छा नहीं लगता तो लोगों को प्रेरित करना अच्छा नहीं लगता तो शायद आपको एक अच्छा सेल्स मैनेजर चाहिए जो हर हफ्ते सेल्स टीम की भर्ती, प्रशिक्षण और उनके नतीजों का हिसाब पुस्तक रख सके। अगर टैक्स पर समय देने से आपको हताशा होती है तो किसी शानदार टैक्स स्पेशलिस्ट की सेवाओं का उपयोग कीजिए। इससे पहले कि आप ये सोचना शुरू करें, मैं इतने लोगों को पैसे नहीं दे सकता, इनका खर्च बहुत ज़्यादा आएगा, तो फिर से सोचिए आपको जो काम अच्छा नहीं लगता उसे दूसरों को सौंपकर आपका कितना समय बच जाएगा। या तो अपना काम दूसरों को सौंपिए या जहाँ है वहीं उलझे रहिए। आप इस मदद को कुछ चरणों में धीरे धीरे लेने की योजना बना सकते हैं या अपना बोझ कम करने के लिए पार्ट टाइम सेवाओं की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हमारी एक क्लाइंट जिनका घर से चलने वाला कारोबार फल फूल रहा है, उन्होंने एक अनोखा संगम ढूंढ निकाला है। उन्होंने अपने बही खाते का हिसाब रखने के लिए एक महिला को काम पर रखा जिसे वो बुधवार की सुबह बुलाती हैं। फिर वही महिला दोपहर में उनके घर की सफाई करती है। उसे दोनों काम करने में काफ़ी आनंद आता है और वो हमेशा बेहतरीन काम किया करती थी। इसमें उसे पैसे की बचत भी हो रही है। आप काम के दलदल में फंस गए तो मदद मांगिए। अपने जीवन में उस चीज को जाने देना सीखिए। यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपका व्यवसाय फैल रहा है और कंपनी में आपकी भूमिका ऐसी है कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बढ़े हुए काम में के बोझ से निपटने का एक शानदार तरीका निजी सहायक को बहाल करना है। यदि आपको सही व्यक्ति मिल गया तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए इस महत्वपूर्ण रणनीति पर करीब से गौर करते हैं। पहले तो एक निजी सहायक कोई रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरी ऐसा नहीं होता जिससे आप 2 या 3 लोगों का काम करवाते हैं। एक सही निजी सहायक वो होता है जो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो। वो पुरुष या स्त्री उन कामों को करने में बेहतरीन होता या होती है जिन्हें आप पसंद नहीं करते या आपको उन्हें
करना ही नहीं चाहिए। इस व्यक्ति की मुख्य भूमिका आपको सभी प्रकार के दुनियावी कामों और चीज़ों से मुक्त करना है जो आपको पूरे सप्ताह उलझाए रखती है। उनकी भूमिका आपको सुरक्षित रखने की है ताकि आप पूरी तरह से सबसे बेहतरीन कामों पर ध्यान लगा सकें। इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के सावधानी से चुनाव आपके भविष्य की सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही व्यक्ति को चुनिए और आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। आपके तनाव का स्तर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और काफ़ी मज़े से काम कर सकेंगे। गलत आदमी को चुनिए और देखिए कैसे आप अपनी मौजूदा समस्याओं को और भी गंभीर बना लेते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले एक सूची तैयार कीजिए जिसमें ऐसे सारे कामों को लिखिए जिनके लिए आप अपने सहायक को 100% जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। इनमें से ज़्यादातर गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने साप्ताहिक सूची से हटाना चाहते हैं। आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो 3 सबसे अच्छे आवेदकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल का पूरा मूल्यांकन कीजिए। बाजार में कई अच्छे प्रोफाइल मूल्यांकन उपलब्ध हैं। इससे पहले कि आप चयन के अपने अभियान को शुरू करें, आप आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल बना सकते हैं। अपने सबसे अच्छे 3 इंटरव्यू का प्रोफाइल को चलाइए और उनकी तुलना आदर्श उम्मीदवार प्रोफाइल से कीजिए। आमतौर पर जो व्यक्ति आपके आदर्श प्रोफाइल के सबसे करीब होता है वो सबसे अच्छा काम करता है। बेशक आप अन्य कारकों जैसे सोच, ईमानदारी, निष्ठा, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और अन्य चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने जैसे ही किसी का चुनाव ना कर लें। याद रखिए, आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति आपके कौशल की कमी को पूरा करे। आपकी ही तरह की पसंद और नापसंद वाले को नौकरी पर रखना शायद बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो नोट करने लायक है। यदि आप सब कुछ नियंत्रण में रखने वाले हैं, जो आसानी से चीज़ों को नहीं जाने देते हैं, तो ये अनिवार्य है कि आप अपने निजी सहायक के आगे समर्पण कर दें। इससे पहले कि आप समर्पण शब्द से भयभीत हो, थोड़ा करीब से देखिए। नियंत्रकों की एक विशेष मनोदशा होती है जो कहती है कि इस काम को उनके जितना कोई अच्छा नहीं कर सकता है। ये बात सही हो सकती है, पर आपका सहायक यदि इनमें से 75% काम भी शुरुआत में उतनी ही अच्छी तरह से कर दे, तो हर हफ्ते उचित प्रशिक्षण और अच्छी संवाद के साथ आपका अच्छी तरह चुना गया सहायक उन कामों को आपके जितना ही अच्छी तरह करने लगेगा और उनमें से कई में आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए पूर्ण नियंत्रण करना छोड़ दीजिए, यह आपको पीछे रोक कर रखता है। खुशी खुशी किसी ऐसे के प्रति समर्पण कर दीजिए जिसमें बेहतर संगठन क्षमता और विस्तार से जानकारी का शौक है। वास्तव में आपकी कीमत क्या है? आपकी आय प्रति घंटा, इसको देखिए। उम्मीद है आपके डॉलर का आंकड़ा अधिक होगा, तो फिर आप कम आय वाले काम करने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? छोड़ दीजिए उन्हें। निजी सहायकों पर आखिरी टिप्पणी, यह पूर्णतः अनिवार्य है कि आप हर दिन अपने समय को निर्धारित करें या सप्ताह में कम से कम एक बार अपने एजेंडा पर अपने निजी सहायक से बात करें। इस प्रकार के बेहतरीन और दमदार रिश्ते टूटते हैं तो इसकी वजह सिर्फ संवाद की कमी होती है। आपके सहायक को यह मालूम होना चाहिए कि आप अपना समय किस पर खर्च करना चाहते हैं। साथ ही आप नए पार्टनर्स को अपना व्यवस्था को सीखने का सही समय दें। उन महत्वपूर्ण लोगों के घर बारे में बता दीजिए जिनके साथ आप समय बिताना चाहेंगे। अपने सहायक के साथ छटाई का तरीका बनाइए जिससे कि आप सारे संभावित विकर्षणों और खलल से बच सकें और जो सबसे अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान लगा सकें। सारी जानकारी और प्रतिक्रिया को खुले मन से स्वीकार करें। अक्सर आपका सहायक आपके ऑफिस की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के इंतज़ाम करेगा। यदि ऐसा होता है तो खुशी मनाइए, आपको एक सच्चा विजेता मिल गया है। चलिए आप इस पर विचार करें कि आप अपने निजी जीवन में प्राथमिकता ध्यान की आदत को कैसे लागू कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास परिवार या दोस्तों के साथ आराम करने या फिर किसी विशेष हॉबी अथवा खेल के लिए अधिक समय हो। आप चाहे कहीं भी रहते हो, घर को फर्स्ट क्लास हालत में रखने के लिए देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके बच्चे हैं तो समस्या 3 या 4 गुना बढ़ जाती है और ये उनकी उम्र तथा तोड़ फोड़ करने की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी विशेष सप्ताह में जितना समय खाना पकाने और सफाई करने, धुलाई, चीज़ों को सही करने, घास काटने, कार की सर्विसिंग, छोटे मोटे काम वगैरह में लगता है, उस पर विचार कीजिए। क्या आपने गौर किया है कि इनका कोई अंत नहीं है? इस तरह की गतिविधियां
निरंतर रूप से चलती रहती हैं। ये जीवन में चलती रहने वाली चीजें हैं। अपने मूड के अनुसार आप इनका आनंद उठाते हैं, सहते हैं या कोसते हैं। यदि आपको इनमें कम से कम करने या उससे भी ज्यादा अच्छा हो कि समाप्त करने का कोई तरीका मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुक्त अधिक सुकून में और उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें करने में आनंद आएगा। बिल्कुल। अगले कुछ मिनटों में आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए नए तरीके की सोच, कुछ हद तक विश्वास की एक छलांग जरूरी हो सकती है। हालांकि शुरुआती खर्च के बजाय इनाम और लाभ पर ध्यान दीजिए। वे आपकी ओर से किए गए किसी भी निवेश पर कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगे। इसे सरल शब्दों में कहें तो यदि आप अपना समय खाली रखना चाहते हैं तो मदद लीजिए। हर तरह की अच्छी मदद उपलब्ध है। आप ज्यादातर मदद चाहते हैं तो पार्ट टाइम होगी। उदाहरण के लिए हफ्ते में एक बार या हर 2 हफ्ते में एक बार घर की सफाई के लिए किसी को काम पर रख लीजिए। लेस, मेरी पत्नी फ्रेम को लगाता था कि मैं प्लम्बर हूँ। अगर किचन का नल ठीक करना हो तो मुझे उसे ठीक करने के लिए कह देती। 2 घंटे बाद पूरा फर्श पानी पानी हो जाता, पाइप के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते और ऐसी भाषा निकलती थी जिसे इस पुस्तक में प्रकाशित करना सही नहीं होगा। और तब उसे लगता था कि उसने गलती कर दी। अब हम इसके लिए उन लोगों को बुलाते हैं जो इन कामों को अच्छी तरह करते हैं और उन्हें काम के बदले पैसे दे देते हैं। अब आपके पड़ोस में कोई हर फन का उस्ताद है जो आधा रिटायर्ड हो और उसे चीजें दुरुस्त करना पसंद हो। कई अनुभवी बुजुर्गों में गजब का कौशल होता है और वे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए छोटे छोटे पार्ट टाइम करने की तलाश करते रहते हैं। इन कामों से उन्हें संतुष्टि मिलती है। आमतौर पर पैसा उनका प्राथमिक जरूरत नहीं होती। घर की ऐसी चीजों की सूची बना लीजिए जिनकी सर्विसिंग, मरम्मत या सुधार जरूरी है। आप जानते हैं ऐसे सारे काम कभी नहीं हो पाते क्योंकि आपके पास समय नहीं होता। अपना तनाव दूर कीजिए और किसी को काम पर रख लीजिए। घर के बाहर के काम कौन करेगा? घास काटना, खरपतवार निकालना, पौधों और झाड़ियों को पानी देना, घास फूस देना। यहाँ आपके सामने बहुत बड़ा अवसर है। अपने आस पड़ोस में तलाश कीजिए किसी ऐसे होशियार लड़के या लड़की का पता लगाइए जो थोड़े पैसे कमाना चाहता या चाहती है ताकि वो नई बाइक, वीडियो गेम्स या एकदम नया आईपैड खरीद सके। अगर आप मानसिक तौर पर इस विचार को रोक रहे हैं तो फिर से सोचिए आपके पास कितना अतिरिक्त समय होगा। अगर उन कीमती घंटों को अपने सबसे अच्छे पैसे कमाने के समय में लगा सकेंगे या आराम करेंगे या अपने परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताकर तरोताज़ा होने में लगा सकेंगे, शायद सप्ताह भर के काम से मिली ये नई आज़ादी आपको उस हॉबी को आगे बढ़ाने का समय दे जाए जिसे आप अक्सर करना चाहते थे, या खेल का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाए। और कृपया ऐसा बिना अपराध बोध की भावना के साथ कीजिए। वैसे भी आपकी छुट्टी तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? याद रखिए, हर सप्ताह आपके पास उतना ही समय रहता है। जीवन तब और आनंद उठाने के लायक बनता है जब आप एक उच्च स्तर के दक्ष, कम खर्च वाले कार्यक्रम के अनुसार चलते हैं। चौथा, डी सॉल्यूशन। ये बेहद जरूरी है कि आप तथाकथित अति आवश्यक कामों को अपने पहले महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं से सही ढंग से अलग करें। अपने दफ्तर में हर दिन अफरा तफरी का माहौल बनाए रखना। समय का प्रबंधन करने में एक्सपर्ट हैरोल्ड टेलर के अनुसार अति आवश्यक के जुल्म के आगे हथियार डालना है। इसका मतलब है कि जब भी किसी टेलीफोन की घंटी बजती है तो आप उछल पड़ते हैं। आपके कंप्यूटर पर जब कोई ईमेल दिखता है तो आप उस अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, भले उसका जवाब तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। इनके बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए। जब भी किसी काम को करने या नहीं करने का विकल्प चुनना हो तो 4D फार्मूले की मदद से अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। आप 4 विकल्पों में से चुन सकते हैं। पहला, उसे छोड़ दे। ये कहना सीखिए, नहीं मैं इसे नहीं करूँगा, अड़िग रहिए। दूसरा, दूसरों को सौंप दें। ये ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना है लेकिन आप वह व्यक्ति नहीं है जो उसे करेगा। उसे किसी पछतावे या अपराध बोध के किसी और को सौंप दीजिए। बस इतना पूछिए, इसे और कौन कर सकता है। तीसरा, टाल दीजिए। ये ऐसे काम होते हैं जिन्हें आपको करना है लेकिन तुरंत नहीं, उन्हें उचित ढंग से टाला जा सकता है। आगे की किसी तारीख पर ऐसे काम के लिए विशेष समय निर्धारित करें। चौथा, कर डालिए। अब कर डालिए। महत्वपूर्ण कामों पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए आप ही शुरू हो जाइए। आगे बढ़िए। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत कीजिए।
कोई बहाने मत बनाइए। याद रखिए, यदि आप तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप उन सारे खतरनाक परिणामों को भुगतेंगे। ये ठीक नहीं होगा। नहीं की शक्ति। ध्यान मग्न रहने के लिए एक निश्चित दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब होता है आप जिन कार्यों पर हर दिन समय खर्च करने का लक्ष्य बनाते हैं उनके प्रति ज्यादा सजग रहना, अपने ध्यान से भटकना नहीं, और बीच बीच में स्वयं से यह प्रश्न करना, क्या अभी जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कई बातों में नहीं कहना भी है। 3 क्षेत्र हैं जिनकी समीक्षा की जानी चाहिए। पहला, आप स्वयं। हर दिन की सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने कानों के बीच चल रही होती है। हम अपने आप को लगातार परिस्थितियों के भीतर और बाहर देखते हैं। इसे बंद कर दीजिए। आपके दिमाग के कोने की वो हल्की सी नकारात्मक आवाज ध्यान खींचती है और आपकी सोच के मुख्य हिस्से में आना चाहती है। जो थोड़ा ठहर जाइए। तुरंत अपने आप से सख्त लहजे में बात कीजिए। अपने प्राथमिकताओं पर अटल रहने के लाभ एवं पुरस्कार पर ध्यान लगाइए और अपने आप को याद दिलाइए कि ऐसा नहीं करने पर कैसे नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दूसरा, दूसरे लोग। विभिन्न प्रकार के दूसरे लोग आपके ध्यान को भंग करना चाहेंगे। कभी कभी वे आपके ऑफिस में गप लड़ाने के लिए घुस आएंगे क्योंकि आप अपना दरवाजा खुला रखने की नीति अपनाते हैं। इसे इस तरह ठीक कीजिए, अपनी नीति बदल डालिए। अपने दरवाजे दिन के उस हिस्से के लिए बंद कर दीजिए जब आप अकेला छोड़ दिया जाना चाहते हैं, ताकि अगली बड़ी परियोजना पर ध्यान लगा सकें। अगर ये कारगर नहीं होता तो आप एक संदेश लगा सकते हैं जो कहता है, काम में खलल पैदा न करे, अनावश्यक परिवेश पर निष्कासित किया जाएगा। मार्क, मैंने अपने आप को एकाग्रचित करने के लिए एक सबसे अच्छा काम किया है कि मैं लिख लेता हूं कि मुझे क्या करना है। आपके भीतर किए जाने वाले काम को लेकर कितनी अस्पष्टता रहेंगे, आप उतने ही अधिक ध्यान मग्न होंगे। मुझे लगता है ईश्वर इन सारे अच्छे, बेहद दिलचस्प, रोमांचक रूप से प्रासंगिक विकर्षणों को केवल ये देखने के लिए भेजता है कि हम अपने उद्देश्यों में जुटे हैं या नहीं, जिसे मैं शौक से उद्देश्य में भिड़े रहना कहता हूँ। लेकिन आप हर किसी की बात सुनकर इस तरह का प्रयास नहीं कर सकते। मैं ज्यादातर समय अभी नहीं कहकर बिताता हूँ क्योंकि लोग मुझे डॉक्टर यश के नाम से जानते थे। मैं ज्यादातर बैठकों को ना कहता हूँ जब तक कि मैं उससे जुड़े नहीं होते जिस पर मेरा ध्यान अभी टिका हुआ है। आप एक सच्चे अवसर से जुड़े जिस उद्देश्य पर भिड़े हुए हैं और जो एक चमकती व दमकती वस्तु है जो महज समय की बर्बादी है, उनके बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। मैं इसका निर्णय इस आधार पर लेता हूं कि मेरे पास आने से पहले उन लोगों ने किस प्रकार का परिणाम हासिल किया है। दूसरे शब्दों में, मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहता हूं। उनकी उपलब्धि क्या रही है, वे बातूनी है या काम करने वाले हैं, क्या वे लगातार चीजें करते हैं, क्या उनकी सोच बड़ी है। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड लचर है तो मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। तीसरा, टेलीफोन। शायद आज की तारीख में सबसे कपटी घुसपैठिया है आपका पीडीए। क्या आप आश्चर्य में नहीं डालता कि लोग हार्डवेयर की इस छोटे से टुकड़े को अपने दिन पर काबू करने देते हैं। अगर आपको बिना खलल के 2 घंटे का समय चाहिए तो अपने आईफोन, ब्लैकबेरी या जो कुछ भी आपको पसंद का है उसे बंद कर दीजिए। अपने तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से कीजिए। समय का प्रबंधन करने में माहिर हमारे दोस्त हेराल्ड टेलर उन दिनों की एक घटना को याद दिलाते हैं जब उन्हें बजते फोन की लत थी। ये उस समय की बात है जब सेलफोन लोकप्रिय नहीं हुए थे। एक दिन वो घर पहुंचे तो फोन बज रहा था। उसके बंद होने से पहले वहां तक पहुंचने की जल्दी में उन्होंने स्क्रीन डोर को तोड़ दिया, जिसके चलते उनके पैर में गहरी चोट लगी। इसमें भी उन्हें फर्क नहीं पड़ा और वे जानने के लिए कि इसका फोन है, उन्होंने कई कुर्सियां व टेबल को इधर उधर फेंक दिया। आखिर रिंग से ठीक पहले उन्हें हाँफते हुए रिसीवर उठाया, कहा, हेलो। एक विनम्र आवाज ने पूछा, क्या आप ग्लोब एंड मेल पढ़ते हैं? यहाँ एक सुझाव है, इन टेलीमार्केटिंग कॉल से बचने के लिए भोजन के समय अपने घर के फोन बंद कर दीजिए क्योंकि वे ज्यादातर उस समय ही फोन करते हैं। जैक, मुझे जो सबसे बड़ा ज्ञान मिला वो ये था कि मैं ये समझने लगा था कि मैं इतना व्याकुल क्यों रहता था और उसके कारण ही मैं अच्छी तरह ना नहीं कह पाता था। मेरे लिए एहसास काफी महत्व रखता था कि मैं जितनी चीजों को लेकर ना नहीं कहता था और फिर भी उन्हें नहीं करता तो वे मेरे लिए बोझ बने रहते थे। जैसे जिन पुस्तकों को पढ़ने का मैं वादा करता, जिन चिट्ठियों का जवाब देने का वादा करता वगैरह। मैंने ये देखने का प्रयास किया कि मैं कमरे में खुद को कहाँ देखता हूँ
जहाँ कागज का हर टुकड़ा 2 आंखों की तरह मुझे देखकर कह रहा था, प्लीज मेरी तरफ देखो। मुझे एहसास हुआ कि मैं साल में 20,000 आग्रहों पर ध्यान नहीं दे सकता। ये संभव ही नहीं है। अगर सब कुछ काफी अच्छा हो गया तो इससे पूरी तरह नहीं निकल पाया हूँ। लेकिन मैंने एहसास किया कि मेरे भीतर ये इच्छा थी कि मुझे एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखा जाए। सच्चाई ये है, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। मुझे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कई मामलों में नहीं कहना सीख लिया है, तथा मेरे भीतर जरूरत से ज्यादा चीजें तय करने के भीतर सीमित चीजों पर निर्णय लेने की क्षमता आ गई है। मैं अब अपने परिवार, स्वयं, अपने स्वास्थ्य, अपनी मस्ती और अपने व्यवसाय के लिए ज्यादा समय निकालता हूँ। पहले कई महीने हो जाते थे जब मैं कसरत करता ही नहीं था, क्योंकि मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाता था और रात 11 बजे सोने जाता था। पूरे दिन बस काम ही काम करता रहता। अब मैं हर सुबह कम से कम 1 घंटे व्यायाम करता हूँ। कोई जादुई फार्मूला नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जीवन में आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जादुई फार्मूला या गुप्त उपायों को जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस जो कारगर है उस पर फोकस करना है, जबकि जो नहीं है उस पर नहीं करना है। हालांकि कई लोग गलत चीजों पर ध्यान देते हैं। वे लोग जो हर महीने वेतन पर निर्भर है, उन्होंने अध्ययन नहीं किया है कि वित्तीय विवेक कैसे प्राप्त करें। उन्होंने भविष्य में मजबूत पूंजी आधार प्राप्त करने के बजाय खर्च करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। कई लोग ऐसे नौकरी या करियर में फंस जाते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने उत्कृष्टता के क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया है। स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर भी इसी तरह की जागरूकता की कमी है। हाल ही में अमेरिकाना मेडिकल एसोसिएशन ने घोषित किया कि 63% अमेरिकी पुरुष और 55% अमेरिकी महिलाएं जो 25 वर्ष से अधिक उम्र की है, उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। इनमें भी चिंता की बात यह है, 1/3 अमेरिकी वयस्क मोटापे के शिकार हैं। समझने वाली बात यह है कि आपके जीवन में क्या कारगर है और क्या नहीं, इसका ध्यान पूर्वक कीजिए। आपका सबसे बड़ी जीत किससे होती है? आप किन बातों पर फोकस कर रहे हैं जो आपको खराब नतीजे दे रहे हैं? इसके लिए स्पष्ट रूप से सोचने की आवश्यकता है। यदि आप तेज नतीजे और कम तनाव चाहते हैं तो अपने फोकस को बदलिए। सहज ज्ञान, इस पुस्तक के मौलिक संस्करण में हमने एक बड़ी बात कही थी कि लोग जो चाहते हैं उसे ना पाने का पहला कारण ध्यान का अभाव है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि वही बात द पावर ऑफ फोकस के संशोधित संस्करण में ज्यों की त्यों है? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। इस पर विचार कीजिए। अगर आप जब किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या आपके लिए इसे पाने की संभावना तब अधिक होती है जब आपका मन, शरीर, उत्साह और संसाधन पूरी तरह से परिणाम पर टिके होते हैं, या जब आप अस्त व्यस्त और अपने ध्यान को विभिन्न दिशाओं में बांट देते हैं? ये बताना मुश्किल नहीं है, सही कहा ना? फिर भी हम ये देखते हैं कि कंपनी का नेतृत्व करने वाला का एक बड़ा हिस्सा, जिनमें सीईओ, उद्यमी, पेशेवर, प्रबंधक और सेल्स के लोग शामिल होते हैं, हर हफ्ते अपने शीर्ष प्राथमिकताओं पर ध्यान लगाने के लिए संघर्ष करते हैं। भले प्रौद्योगिकी ने इन्हें खलल और विकर्षणों से बचने के लिए कई बेहतर साधन दिए हैं, फिर भी हम ध्यान के निम्न स्तर पर ही जूझ रहे हैं। यदि आप इससे जूझ रहे हैं तो इस अध्याय को काफी ध्यान से पढ़िए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से अध्याय के आखिर में दिए गए कार्रवाई के उपयुक्त कदम को पूरा करें। यदि आपको अधिक प्रमाण चाहिए तो उन लोगों और टीमों पर करीब से गौर कीजिए जो ज्यादातर सफल हैं। खेल, ध्यान और अनुशासन के बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है फुटबॉल का खेल, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। उसमें हाल ही में इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्ष 2010-11 में अपना 19वां लीग खिताब जीतकर सबसे सफल टीम बन गई है। बीते कई वर्षों में उन्होंने न जाने कितनी ट्रॉफियां जीती हैं, लेकिन एक खूबी एकदम अलग ही दिखती है, जिसे उनके विख्यात मैनेजर एलेक्स फर्गुसन ने बड़ी खूबसूरती से बताया है। अब अपने 17वें वर्ष में भी फर्जी में वही युवाओं जैसा उत्साह, एकाग्रता और इच्छा है जिसके साथ उन्होंने पिछले 25 वर्षों के यूनाइटेड के लिए काम किया है। वे कहते हैं, हर साल हमारा ध्यान एक ही बात पर केंद्रित रहता है, हमें ट्रॉफियां जीतनी है। अगले अध्याय में हम एक एक चरण का आपको दिखाएंगे कि हम जिसे असाधारण स्पष्टता कहते हैं उसे कैसे विकसित किया जाए। आप बड़ी तस्वीर वाले लक्ष्य निर्धारित करना भी सीखेंगे। फिर हम आपको अनोखी ध्यान प्रणाली से लैस करेंगे
ताकि आप उन्हें प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की रणनीतियों ने हमारे लिए बेहतरीन ढंग से काम किया है, वे आपके लिए भी उतना ही कारगर होंगे। ध्यान लगाइए और उसे आगे बढ़ाइए, या फिर बाद में पछताने का भयंकर अनुभव कीजिए। इसे लेविस हेट ने कहा है। वो कोई धोखा नहीं, सब कुछ फोकस पर निर्भर है। कार्रवाई के कदम। प्राथमिक ध्यान कार्यशाला आपके समय और आपकी उत्पादकता को अधिकतम करने वाले 6 कदमों का व्यवहारिक मार्गदर्शक। पहला, काम के समय सारे व्यावसायिक गतिविधियों को सूची जो आपका समय नष्ट करती है। उदाहरण के लिए फोन कॉल, मीटिंग, कागजी काम, परियोजना, बिक्री, आगे की प्रक्रिया। फोन कॉल और मीटिंग जैसे बड़े वर्गों को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, सब कुछ शामिल कर लीजिए, यहाँ तक कि 5 मिनट के भी काम को। विषय से संबंध स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। यदि आपको 10 से अधिक गतिविधियां हों तो अतिरिक्त पेपर ले लीजिए। दूसरा, उन 3 बातों को बताइए जिन्हें काम के दौरान आप बेहतरीन ढंग से करते हैं। तीसरा, उन 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को बताइए जो आपके व्यवसाय के लिए आमदनी पैदा करती है। चौथा, 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को बताएं जिन्हें आप करना नहीं चाहते हैं या करने में कमजोर है। पांचवा, आपके बदले इन्हें कौन कर सकता है। छठा, आप समय की खपत करने वाले किस एक गतिविधि को ना कहेंगे या उन्हें तुरंत दूसरों को सौंप देंगे। इन प्रश्नों में आपने जो उत्तर दिए उन पर समय निकालकर विचार कीजिए, फिर कुछ व्यवहारिक निर्णय लीजिए जिन्हें उस काम को के लिए समय निकलेगा जिससे आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पर ये अध्याय 2 समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।